हाँ जी मित्रों, हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? हाउस एवरीवन डूइंग? यस एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? शाम हो गई मामू। हाँ यार, शाम हो गई मामू। बारिश आ रही है सर, क्या बात है, क्या मीठा मीठा मौसम हो रहा होगा ना, ऐसे बारिश वारिश आ रही है। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। सो आप अपना बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करके। एंड फाइनली नाउ वी आर कनेक्टिंग फॉर MTP2 टू 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 MTP2 के बारे में सर आपका क्या ख्याल है? क्या ये बहुत इजी MTP थी? ना, इजी तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इजी सीए कोर्स में इजी वर्ड इज नॉट राइट। सर क्या ये बहुत वेरी इजी थी? अरे कैसे सपने देख रहे हो क्या? बट क्या ये एक एवरेज MTP थी? देखो एवरेज बोल के ना कई सारे बच्चे वो हो जाएंगे नाराज। सर एवरेज मत बोलो, ठीक है। तुमको क्या सुनना है सर? हमको सुनना है थोड़ा ऐसे बोल दो, अबव एवरेज थी। हमको सुनना है अबव एवरेज थी, तो फिर क्या होगा ना, हमारे कलेजे को थोड़ी ठंडक पहुंचेगी। चलो ठीक है, तो फिर मैं इसको अबव एवरेज MTP कहता हूं। क्या ये तुमको पसंद आया? हाँ सर, ये बात हमको बड़ी पसंद आई, ठीक है, डन। अबव एवरेज MTP थी। खुश खुश सर। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ, एकदम बढ़िया तरीके से केस सिनेरियोस देखते हैं। केस सिनेरियोस देखते हैं, देखो क्या कहता है। पहला केस सिनेरियो की बात करते हैं। अच्छा पहले केस सिनेरियो पढ़े, क्वेश्चंस पढ़े? सर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे साथ क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना, और जब मैं आपको कहूं तभी चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखना, ठीक है सर। सबसे पहले कहता है पॉइंट नंबर 1 में जो इंप्लॉय बेनिफिट्स के रिगार्डिंग बातें कर रखी हैं, इनमें से कौन सी अजर्शन है जिसकी डिस्कशन हो रही है? कौन सी अजर्शन है जिसकी डिस्कशन हो रही है? तो एक बार चलो पॉइंट नंबर 1 पे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो ये कहता है द इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस शोन इन द बुक्स वर एक्चुअली इंकर्ड ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। इससे पहले कि मैं बोलूं कि कौन सी अजर्शन की बात हो रही है, बताओ इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कौन से हेड में जाएगा? याद है हम अजर्शंस को लेके 3 हेड्स की बात करते थे। हम अजर्शंस को लेके 3 हेड्स की बात करते थे। हाँ सर, 3 हेड्स क्या होते थे? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। तो ये जो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है सर, ये जाएगा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अब क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में कौन सी अजर्शन आती है? OCACC, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ, ठीक है सर। तो ये कहता है कि कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन अकर हुई है, कहीं ना कहीं जो ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअली इंकर हुई है ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। तो सर एक्चुअली इंकर्ड मतलब यहां हम अकरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। यहां हम अकरेंस की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पर्सोनल वर अकाउंटेड। ऑल द पर्सोनल मतलब ये कौन सा सी है सर? ये कंप्लीटनेस की बात कर रहा है। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटनेस, ठीक है सर। एंड लास्ट में सर कहता है एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द ईयर 22-23 रिलेट्स टू दिस ईयर ओनली। तो शुभम सर ने सर क्या पढ़ाया था? जब हम बात करेंगे दिस ईयर की, परटेन्स टू द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अजर्शंस पढ़ना काम आ गया, कहीं ना कहीं अजर्शंस पढ़ना काम आ गया। तो ये 3 चीजें आपको समझनी थी, अकरेंस, कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ। तो यही कह रहा है कि आप इस फ्लो में बताओ सबसे पहले सर क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अकरेंस, फिर आएगा सर कंप्लीटनेस, 2 आएगा सबसे पहले। तो 2 सबसे पहले किस में दे रखा है? इसमें। फिर आना चाहिए सर कंप्लीटनेस 4, 2 के बाद 4 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। एंड लास्ट में आएगा 3 कट ऑफ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बॉस, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। डू यू थिंक द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी इन पॉइंट नंबर 2 इज एप्रोप्रिएट? पॉइंट नंबर 2 में अब सर कौन से डिविडेंड की बात की है? तो देखो क्या कहता है, इट वॉज नोटिस दैट द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 15 अप्रैल। क्या जो डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर होता है, क्या वो एज ऑन बैलेंस शीट डेट लायबिलिटी है? नहीं सर, बैलेंस शीट डेट पे तो लायबिलिटी नहीं है। एज द डिविडेंड रिलेटेड टू 22-23 इसको लायबिलिटी बना दिया। अरे आपके अकाउंट्स वाले टीचर ने तो बहुत बार समझाई होगी ये बात कि इसको हम लायबिलिटी नहीं, इसका हम डिस्क्लोजर देते हैं। हम इसको एज अ लायबिलिटी नहीं, हम इसका डिस्क्लोजर देते हैं। तो बताओ क्या होगा? डू यू थिंक इट इज एप्रोप्रिएट? द आंसर इज नो। तो कहीं ना कहीं जो नो वाले पॉइंट्स है वो पकड़ लो। ये कहता है अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इक्वली, न
अमाउंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी, ये बात भी सही लिख रही है, बट इट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड, बट इट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड, तो सर डिस्क्लोज्ड वाली बात आप यहां पे कर दोगे, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। कहीं ना कहीं सी के हिसाब से डिस्क्लोजर होना चाहिए, डी में तो डिस्क्लोजर की बात ही नहीं करेगी, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अब आ जाओ 1.3 पे। इन रिलेशन टू द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन पैरा 3 pertaining to the debtors, which of the following assertions was verified by the auditor? अब डेटर्स पे आ जाओ पैरा 3 में। डेटर्स कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल। ठीक है सर, एज पार्ट ऑफ प्रोसीजर्स वेरिफिकेशन वाज मेड वेदर द कंपनी हैज मेड प्रॉपर अलाउंस फॉर द डेटर्स, यानी आपको यहां पे प्रोविजन चेक करना है कि जो प्रोविजन का अमाउंट है वो ठीक से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, एंड इसके लिए आपने लिटिगेशन वाले डेटर्स वगैरह देखे। क्या आप यहां पे कौन सी अजर्शन चेक कर रहे हो? सबसे पहले तो डेटर्स हमारा अकाउंट बैलेंस है, हाँ सर। इसके अंदर हम 4 अजर्शंस की बात करते थे, ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। क्या हम ये देख रहे हैं कि डेटर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? नहीं सर। क्या हम ये देख रहे हैं कि डेटर पे मेरी राइट है कि नहीं, कि डेटर मेरा डेटर है कि नहीं? नहीं सर। क्या हम ये देख रहे हैं कि कोई हमसे डेटर मिस आउट हो गया कि नहीं? सर ये सब चीजें नहीं देख रहे, हम यहां वैल्यूएशन देख रहे हैं। सो द राइट आंसर इन दिस केस वुड बी अगेन A फॉर वैल्यूएशन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ 1.4 पे। रीड द पॉइंट नंबर 4 एंड चूज विच असर्शन इज नॉट प्रूव्ड इन दिस केस। कौन सी असर्शन है जो पॉइंट नंबर 4 में प्रूव नहीं हुई? एसेट एडिशन ड्यूरिंग द ईयर वाज 50 लाख, 50 लाख के एडिशंस करे इन्होंने एसेट के। पेमेंट ऑफ दीज एसेट्स वर मेड थ्रू द बैंक अकाउंट, बट जब आपने चेकिंग करी, स्क्रूटिनी करी, तो आपको पता चला कुछ इनवॉइसेस वर नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगेन, क्या एग्जिस्टेंस को देके दिक्कत है? नहीं सर। क्या राइट को लेके दिक्कत है? अगर कोई चीज मेरे नाम पे ही नहीं है तो क्या मेरी उस पे राइट होगी? द आंसर इज नो सर। कहीं ना कहीं आपकी उस पे राइट नहीं होगी, तो पॉइंट नंबर 4 में क्या आ गया? क्या एग्जिस्टेंस को लेके दिक्कत है? नहीं सर, बट राइट को लेके दिक्कत है। बट कहीं ना कहीं राइट को लेके दिक्कत है, तो सर राइट आंसर विल बी बी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अभी तक तो सब चीजें सीधी सीधी चल रही हैं। ठीक है सर, अभी आएगा मसाला, डोंट वरी। अब आएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वाला। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो पर्टेनिंग टू द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 में देखते क्या मसाला डाला है। कंपनी वॉज मेंटेनिंग फ्यू बैंक अकाउंट्स इंक्लूडिंग वन फॉरेन करेंसी अकाउंट। ओ, दिस वॉज इंक्लूडेड इन द प्रीवियस ईयर फाइल अ पेपर कन्वर्टिंग द फॉरेन करेंसी अमाउंट इन द बैंक अकाउंट टू इंडियन रुपी। तो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं उनको आपको कन्वर्ट तो करना ही पड़ता है, रीस्टेट तो करना ही पड़ता है। जल्दी से बताओ कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसकी बात करता है? प्लीज टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। रीस्टेटिंग द फॉरेन बैलेंसेस। क्लोजिंग रेट पे करते हैं हम। वेरी गुड मनोज, निशा, विशाल, सबने एकदम सही जवाब बताया सर, AS11। AS11 ने हमको ये सिखा रखा है कि आपको रीस्टेट करना पड़ता है एट द क्लोजिंग बैलेंसेस। तो देखो इसमें क्या आंसर होगा सर? क्या AS1 आएगा? नहीं सर। कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट द सेड अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद AS11। अब एक बात बताओ, यहां पे आप डॉलर को रुपए में लेके आ रहे हो, तो क्या इससे कोई कंप्लीटनेस चेक हो रही है? नहीं सर। देयर वॉज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीस्टेट, तो ये तो गलत ही हो गया। AS11 होगा, प्लस इससे आप वैल्यूएशन चेक कर रहे हो। जब भी चीज वैल्यू को लेके, रुपए को लेके है, हमेशा हम वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सारे बच्चे बस मुझे एक छोटी सी बात बता दो, केस स्टडी 1 कैसी लगी? केस स्टडी 1 में कुछ टफ था, या ये तो सर ऐसा था कि अकाउंट्स में जो हमने पढ़ रखा है, जो हमने अजर्शंस में पढ़ रखा है, उसका अगर हम लॉजिकली चीजें करें तो ये मस्त हो जाएगा? बता दो जल्दी से। इजी था ये? मैंने तो देखो नहीं बोल रहा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है? वरना बच्चे बोलते सर आपको तो सब इजी लगेगा। बच्चों ने बोल दिया खुद, मक्खन लप्पू इजी, वेरी वेरी गुड। मैं इजी बोल ही नहीं रहा, तुम बोलोगे तो मैं यहां लिख दूंगा इजी, ठीक है? लड्डू थी। अब आ जाओ केस स्टडी 2 पे। सर ये तो बहुत बड़ी लग रही है, ये तो बहुत ही बड़ी लग रही है। मैं बताऊं तुमको, 1 भी बड़ी लग रही थी। 1 भी ऐसे देखने में अगर जाओगे तो छोटी नहीं है, बस पॉइंट वाइज तरीके से जब हम चलते हैं सिस्टमेटिकली तो चीजें आसान लगती हैं, ठीक है? ऐसी पेपर में भी आपने करना है। अब आ जाओ केस स्टडी 2, देखो क्या कहता है। विद रिगार्ड टू द डाउट ऑफ मिस्टर राम, ये कहता है राम ने कोई डाउट पूछा है लास्ट पैरा में, ठीक है?
Which of the following statement is likely to be as per the standards on auditing? लास्ट पैरा सर ये दे रखा है आपके सामने, आपने बताने क्या करना है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। मिस्टर राम, वन ऑफ द टीम मेंबर्स, रेज्ड अ डाउट. ही इंक्वायर्ड रिगार्डिंग द recourse available to the incoming auditor in case management makes it clear before the acceptance of engagement by the auditor regarding the inability to provide support to him in respect of certain procedures during the course of audit. ये कह रहा है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले यानी बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, अगर मैनेजमेंट आपको कह रही है वो सपोर्ट नहीं करेगी फॉर सर्टेन प्रोसीजर, तो अब आप क्या करोगे। रिकोर्स मतलब आप क्या करोगे। इन दिस रिस्पेक्ट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन वाज रेज्ड रिगार्डिंग द सेंडिंग ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू द मटीरियल, यहां पे कीवर्ड क्या है सर, मटीरियल, मटीरियल ट्रेड पेबल्स रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज ट्रेड पेबल्स आर अ मटीरियल इनपुट, ये कहीं ना कहीं आपको मटीरियल परचेजेस के रिगार्डिंग होते हैं, मटीरियल सर्विसेज के रिगार्डिंग है, acquired and utilized by the company during the year. Lack of support by the management in such case will signify that the management refusal to send the confirmation request before the engagement is accepted. सर ये कौन से टॉपिक की बात कर रहा है, ये कौन से टॉपिक की बात कर रहा है। देखो ये जो चीज है ना, इसमें अब आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन स्किल लगानी पड़ेगी। जब आप ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, जब आप ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उससे पहले अगर मैनेजमेंट कह रही है वो आपको ऑडिट प्रोसीजर नहीं करने देगी, वो आपको ऑडिट एविडेंस नहीं लेने देगी, इसको हम ऑडिट की भाषा में क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल दिस इन द भाषा ऑफ ऑडिट सर, इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप। अब ये सोचो कौन सा स्टैंडर्ड था, कौन सा स्टैंडर्ड था जहां आपने ये पढ़ा था कि इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ही अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप लग जाए, इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ही अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप लग जाए, तो क्या आपको इंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। मैं बताऊं, दो जगह बात हुई थी, दो जगह बात हुई थी। सर क्या बात कर रहे हो, दो जगह कहां बात हुई। एक हमने बात करी SQC 1 और SA 220। क्या बात कर रहे हो सर, हां यहां पे जब मैंने मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी वाले पॉइंट्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बोला था कि अगर मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी इश्यूज हैं तो ये कैसे पता लगता है। सर एक बार दिखाओगे, मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, एक बार SQC 1 SA 220 के पॉइंट्स पे आओ। इट इज इन योर चैप्टर नंबर 1। आ गए सर। इंटीग्रिटी में अगर आप देखते हो, देयर इज अ इंडिकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन स्कोप, तो आपको इंटीग्रिटी का इशू लगता है और आप जनरली क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करते। पहला तो ये इंडिकेशन है, ठीक है सर। दूसरी चीज हम इसको कवर करते हैं ऐसे 210 में। सर 210 में मैंने बोला था अगर आपको लगे आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दोगे, अगर आपको लगे आप अपना ओपिनियन एट द एंड डिस्क्लेम कर दोगे, देखो लिमिटेशन ऑन स्कोप, यहां तो एकदम खुल्लम खुल्ला ICAI चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, डायग्राम से भी सिखाया था। लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू द एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, अगर आपको लगता है कोई लिमिटेशन ऑन स्कोप है इस कदर कि आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दोगे, यानी ओपिनियन दोगे ही नहीं, तो ऐसे केस में डोंट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। अब सवाल ये उठता है सर क्या यहां पे इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव था, क्या यहां पे इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव था। द आंसर इज मटेरियल तो है, ये तो सीधा सीधा ICAI ने लिख दिया, मटेरियल तो है, ये ICAI ने सीधा सीधा लिख दिया। देखो यहां क्या लिखा है, मटेरियल ट्रेड पेबल, बट डू यू थिंक द इंपैक्ट इज परवेसिव। सर परवेसिव कब होता है, परवेसिव में हमने सीखा था या तो एक ही आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है, और वो जो आइटम है वो बहुत ज्यादा बड़ा आइटम है, एक ही आइटम को अफेक्ट कर रहा है तो वो बहुत बड़ा आइटम है, पर अगर एक से ज्यादा आइटम को अफेक्ट करता है तो वो परवेसिव होता है। क्या मैं बोल दूं, यहां पे आपकी जो परचेजेज हैं, जो आपकी परचेजेज ऑफ गुड्स हैं, परचेजेज ऑफ सर्विसेज हैं, इनको लेके भी अब थोड़ा सा आपको इंडिकेशन हो रहा है। हाँ सर, तो ICAI चाहता है आप एक लेवल पे दिमाग लगाओ कि ये मटेरियल भी है और ये परवेसिव भी है, क्योंकि मटेरियल और परवेसिव है एंड एट द एंड ऑफ द डे आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दोगे आगे जाके, आप इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही मत करो, आप इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही मत करो। यू शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। अब बच्चों के मन में क्या डाउट आएगा, ध्यान से समझना। सर हमने तो ऐसे 505 में पढ़ा था कि जब भी हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए मैनेजमेंट मना कर दे, तो आपने कहा था हम कुछ रीजन पूछेंगे उनसे,
उस रीजन की वैलिडिटी चेक करेंगे, ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे। वो सारे पॉइंट्स हम क्यों नहीं लिख रहे? वो सारी बातें क्यों नहीं लिख रहे कि हम टीसीडब्ल्यूजी के पास जा सकते हैं, ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर सकते हैं? मैं एक बात बोलूं, वो सब चीजें तो तब है ना जब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर चुके हो। वो सब चीजें तो तब है ना जब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर चुके हो। यस और नो? यस सर। यहां आपसे बिफोर पूछा है बाबू, यहां आपसे बिफोर पूछा है, वो आफ्टर द एक्सेप्टेंस था। यहां आपसे बिफोर पूछा है, तो बिफोर में तो ऐसे 210 ही आएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आईसीआई ने ना एकदम लाल फूल नीला फूल ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाया है। एंड क्या है ना, आप ऐसा मान के चलो, अगर एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें एक दो एमसीक्यूज ऐसे रहेंगे जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए यू शुड बी रेडी, दैट्स व्हाई एमटीपी सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कहता है मैनेजमेंट से रीजन पूछो, ये तो आफ्टर एक्सेप्टेंस था। दूसरा कहता है इंप्लीकेशन ऑफ द रिफ्यूजल ऑन रिस्क असेसमेंट, ये भी आफ्टर एक्सेप्टेंस था। तीसरा कहता है सर हाँ ये पड़ा पड़ा लग रहा है, बिफोर एक्सेप्टेंस में आता है। एंड चौथा कहता है इसका इंप्लीकेशन देखो, रिस्क ऑफ फ्रॉड ऑल्टरनेट प्रोसीजर, ये भी आफ्टर था। सो द राइट आंसर ऑफ बिफोर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Is the analysis clear to all of you? Please tell me yes or no. देखो मेरे लिए कितना आसान होगा ना, मैं सीधा बोल दूं मटेरियल परवेसिव है, एक्सेप्ट मत करो। बट आपके मन में जो डाउट्स आएंगे ना, उनको जब तक रिजॉल्व नहीं करूंगा ना, तब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। प्लीज टेल मी, क्लियर है बॉस? दिस वॉज अ गुड एमसीक्यू, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। मुश्किल वाला हो गया, अब आसान पे आ जाओ। देखो क्या कहता है 2.2, कहता है व्हेन सीए किशन द पार्टनर आस्क्ड अबाउट द प्री कंडीशन। ओ, प्री कंडीशन मतलब शर्तें, ये शर्तें पूरी करो तभी ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। तो उसने देखा कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे। अब आपको बस ये बताना है प्री कंडीशन में कौन सा पॉइंट नहीं आता। ये कहता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? 3 याद है तुमको? हाँ सर। पीपीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, DIM of IC, design, implement and maintenance of internal control so that the financial statement are free of material misstatement. And last वाला क्या था? To provide the auditor with AU, all information, additional information, unrestricted access. क्या उसमें कोई legal aspects वाली बात थी? नहीं सर। क्या उसमें कुछ ऐसे वाली बात थी? नहीं सर। क्या उसमें ये बात थी PPFS as per applicable FRF? हाँ। क्या उसमें इंटरनल कंट्रोल्स वाली बात थी? हाँ। सो क्या चीज मिसिंग है सर? थर्ड और फोर्थ, कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ मिसिंग है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये तो इजी था सर, ये तो इजी था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ जाओ 2.3 पे। फ्रॉम वॉट मिस्टर कुमार रिप्लाइड अबाउट द फैक्टर्स रिक्वायरिंग अ रिवीजन ऑफ एंगेजमेंट लेटर, एक पॉइंट कहता है इनकरेक्ट है, एक पॉइंट कहता है इनकरेक्ट है। मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही देख के बता दो कौन सा इनकरेक्ट है। सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सर ये तो होता था। रीसेंट चेंज इन द मैनेजमेंट, एक बात बताओ सारे बच्चे, रीसेंट चेंज इन द मैनेजमेंट होता था या रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट होता था? एक बार चेक करें क्या, एक बार चेक करें क्या, रीसेंट चेंज इन द मैनेजमेंट था या रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट? सर रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट था। तो होने को ना ये भी गलत हो सकता था, होने को आप इसमें भी गड़बड़ कर सकते थे। अगला देखो, चेंज इन द एफआरएफ ये होता था, और लास्ट कहता है मॉडेस्ट चेंज इन द नेचर और साइज। सर क्या ये अजीब लग रहा है? क्या ये अजीब लग रहा है? अब आपको ना दोनों में से चुनना है, ज्यादा अजीब क्या लग रहा है? अब आपको दोनों में से चुनना है, ज्यादा अजीब क्या लग रहा है। देखो एक बात बोलता हूं, मैनेजमेंट बोल दो या सीनियर मैनेजमेंट, फील एक जैसी है। मैनेजमेंट बोल दो या सीनियर मैनेजमेंट, फील एक जैसी है, तो इसको चलो फिर भी हम ठीक मान लेंगे। बट मॉडेस्ट चेंज तो सुनने में ही बड़ा ऑड लग रहा है। हाँ सर, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। ये कहीं ना कहीं गलत है। गेटिंग इट? गेटिंग इट सर। तो ऐसा कई बार ना कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि यार वहां तो सीनियर मैनेजमेंट पढ़ा था पर ऐसा मॉडेस्ट भी नहीं था। तो जो ज्यादा अटपटा लग रहा है ना, जो मॉडेस्ट वाला है, ये ज्यादा अटपटा लग रहा है, तो इसको आपने ठीक आंसर करके आना है। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ 2.4। Messrs Shripath and company have failed to respond to the incoming auditor. In this regard, choose the most appropriate option. सर ये fail to respond का क्या मतलब है? क्या यहाँ पे इन्होंने कुछ बात कर रखी है fail to respond की? देखो हाँ, यहाँ लिखा है fail to respond, पढ़ो मेरे साथ। Watch IT India Private Limited is a company engaged in the मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट वॉचेस। ठीक है, दिन भर तुम स्टेप्स ही गिनते रहते हो। कंपनी हैड अ स्लो स्टार्ट इन द बिगिनिंग, कंपनी के प्रोडक्ट को ट्रैक्शन मिला कस्टमर के साथ, मोमेंटम पिक किया, कंपनी ने अपॉइंट किया त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स को एज द ऑडिटर बाय रिप्लेसिंग देयर एग्जिस्टिंग ऑडिटर। श्रीपथ एंड कंपनी को हटा दिया और त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स को ले आए।
त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट दे कम्युनिकेटेड विद द प्रीवियस ऑडिटर। तो जब भी कोई नया ऑडिटर आता है उसको पुराने ऑडिटर से कम्युनिकेट करना ही होता है। हाउएवर श्रीपत एंड कंपनी फेल टू रिस्पॉन्ड। मुझे एक बात बताओ, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बदतमीजी कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बदतमीजी कर रहा है, वो आपके लेटर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जबकि उसको करना चाहिए था, जबकि उसको करना चाहिए था। तो इस केस में कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल जाएगा? तुमको 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल याद है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो, मजा आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन बैंक में भी था, कोई बात नहीं, एक बार वापस ढंग से डिस्कस कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। दीक्षित कह रहा है प्रोफेशनल बिहेवियर। अरे पांचों बताओ पहले, ठीक है? सीधा सीधा आंसर में कैसे पहुंच जाते हो? कोई प्रोफेशनल, वेरी वेरी गुड। कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब था? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी का कुछ था यहां पे? नहीं सर। ऑब्जेक्टिविटी का कुछ बायसनेस थी? नहीं। क्या कोई ऑनेस्टी वाली बात थी? नहीं। बट क्या कोई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थी? क्या उसको लॉ रेगुलेशन आते थे? हाँ वो सब आता वाता तो था। तो कॉम्पिटेंस की कोई हमको दिक्कत नहीं लग रही, बट बंदे का बिहेवियर खराब है। बट कहीं ना कहीं बंदे का बिहेवियर खराब है, तो राइट आंसर विल बी बिहेवियर। तो ये कहता है अनएथिकल ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर टू रिस्पॉन्ड, इट इज अ वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। न अन इट वॉज एथिकल, कैसे एथिकल? इट वॉज अनएथिकल, अनएथिकल। वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, न अनएथिकल। वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, हाँ ये सही लग रहा है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब केस सिनेरियो 2 में कितने क्वेश्चन थे? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन थे। 4 में से कितनों ने परेशान किया? चारों ने परेशान किया या 4 में से 3 इजी थे? सर 3 आउट ऑफ 4 वर वेरी इजी। 3 वेरी मत लिखो सर, बच्चे बोलेंगे वेरी कैसे बोल रहे हो। 3 आउट ऑफ 4 वर इजी। यस और नो? ठीक है, ये बस बात आपने समझनी है। निखिल कह रहा है सर मेरे को तो 2 ने किया। ठीक है निखिल, तुमको 2 ने किया, ठीक है, तब भी 2 तो इजी थे। थोड़ा तो दिमाग लगाओगे भाई, फाइनल में जाना है तुमको, तो ऐसे ही भेज दें। केस सिनेरियो 3 पे आ जाओ। चलो अब केस सिनेरियो 3 पे आ जाओ। अब केस सिनेरियो 3 सर किसकी बात करता है? एज रिगार्ड द मैटर ऑफ बैलेंस इन द करंट अकाउंट। ये कहता है करंट अकाउंट में कोई बैलेंस है एंड उसके रिलेटेड इश्यूज दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब करंट अकाउंट के बारे में हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या कहता है। फर्म वॉज मेंटेनिंग अ करंट अकाउंट विद अ ब्रांच। सर ये कौन सी फर्म है? ये कौन सी फर्म है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो? आपको एक ऑडिट एंगेजमेंट मिली है ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ऊपर वाले पैरा में लिखा है। तो ये कह रहा है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसका एक करंट अकाउंट है। हर ऑडिट प्लान इंक्लूडेड द ऑडिट प्रोसीजर ऑफ कंफर्मिंग द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। एज एट 28th March फर्म हैड एन अर्जेंट नीड टू पे द यूटिलिटी बिल। कंपनी बिल पे करना था जिसका 1 लाख की अमाउंट थी। बट क्योंकि उनके पास पैसे वगैरह नहीं थे तो उन्होंने ब्रांच मैनेजर को कहा कि हमको चेक ड्रॉ करना है और क्लियर कराना है। इस वजह से अब उनके जो करंट अकाउंट है सर उसमें 0.92 lakhs का डेबिट बैलेंस आ गया है। तो अगर बैंक की तरफ से डेबिट बैलेंस है तो आपकी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है। अगर बैंक की तरफ से डेबिट बैलेंस आ गया तो आपकी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है। प्लस फर्म ने कुछ चेक्स वगैरह इशू करें इन द इवनिंग ऑफ 31st March की भाई फंड्स इन द एंटिसिपेशन ऑफ फंड्स ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे दैट इज 3rd April, ऐसा करके उन्होंने कुछ सोचा। इट हैड ऑल्सो सर्टेन चेक्स डेटेड 27th March फ्रॉम इट्स डेटर्स लाइंग विद इट विच वर डिपॉजिटेड इन द आफ्टरनून ऑफ 31st March एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेटर। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये जो डेबिट बैलेंस है 0.92 lakhs का, ठीक है, बैंक की तरफ से, तो ये कहता है जो 0.92 lakhs है इसको कैश एंड बैंक में दिखाओ। क्या ये आपका एसेट है या लाइबिलिटी? सर आपने बैंक से एक तरह से लोन ले लिया है। आपने बैंक से एक तरह से लोन ले लिया तो ये एसेट तो हो ही नहीं सकता। एसेट नहीं है तो कैश एंड बैंक में कैसे दिखा रहे हो? अगेन कहता है क्लासिफाई एज अ कैश एंड बैंक, अगेन ये गलत हो गया। अब ये कहता है इट शुड बी क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी, ये सही है, इट शुड बी क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी। बट अब ध्यान से समझना सर, क्या आपको लगता है सिर्फ बैंक कंफर्मेशन लेना, क्या आपको लगता है सिर्फ बैंक कंफर्मेशन लेना आपके लिए काफी होगा, या फिर सिर्फ कंफर्मेशन लेना काफी नहीं है? अभी आपको थोड़ी डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। ये जो सारा मामला इन्होंने यहां पे लिखा है, इस मामले को लेके थोड़ी डिस्कशन करनी पड़ेगी। व्हाट इज द फीलिंग दैट यू आर गेटिंग? डिस्कशन करनी पड़ेगी, बैंक रिको वगैरह बनवाने पड़ेंगे, हाँ सर ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो आप सिंपल सी बात बोलोगे सर क्या करंट लायबिलिटी में तो आएगा, बट सिर्फ कंफर्मेशन लेना काफी नहीं है।
सिर्फ कंफर्मेशन लेना काफी नहीं है, इतनी सारी जो बातें लिखी हैं उनको लेके थोड़ी डिस्कशन भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा फील से जाना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू गिव द राइट आंसर। अब आ जाओ 3.2। 3.2 सर क्या कहता है, ये जो मैटर है ऑफ वेरीफाइंग द इन्वेंट्री, which of the following statements is based on the facts described in the situation and also in the essence of standards on auditing। इन्वेंट्री को लेके देखो क्या कहता है, हर प्लान ऑल्सो इंक्लूडेड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आर मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मैं बोल दूं, जब भी इन्वेंट्री मटीरियल होते तो आपको अटेंडेंस देनी पड़ती है, यू नीड टू फिजिकली अटेंड द इन्वेंट्री काउंट। आंसर इज यस। Her assistant Tisha had her own notion about the understanding of sufficient and appropriate evidence. She further feels when the audit evidence is obtained from available records of entity, it is known as internal evidence। इन्होंने आगे फिर कुछ इंटरनल एविडेंस वगैरह की बात करी है, जो मुझे लगता है यहाँ पे क्वेश्चन में तो नहीं पूछ रहा, अभी तो ये वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है आप वेरीफाई करो सब्सिक्वेंट सेल, कि अगर इन्वेंट्री पड़ी है तो सब्सिक्वेंटली सोल्ड भी होगी, ठीक है। प्लस शी शुड रिव्यू द स्टॉक रिकॉर्ड्स ऑफ 2022-23 एंड सब्सिक्वेंट पीरियड, ठीक है सर। एंड ये कहीं ना कहीं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस हो जाएगा। मुझे बताओ क्या इन्होंने इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने की बात की? नहीं सर, तो ये तो गलत है। अगले में आओ, शी शुड वेरीफाई द सब्सिक्वेंट सेल, मैंने कहा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। रिव्यू द स्टॉक रिकॉर्ड्स ऑफ 22-23, जिससे पता चले कि कैसे ये इन्वेंट्री यहां तक आई, एंड सब्सिक्वेंट पीरियड की कैसे ये सोल्ड हुई। प्लस अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इन द अबव सिचुएशन, एंड इससे हमको एक भरपूर एविडेंस मिल जाएगा, इससे हमको एक भरपूर एविडेंस मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, ये मुझे अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि अब इन्होंने पूछा मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो अब देखते हैं बाकी दो ऑप्शन में क्या देखा है। ये कहता है सिर्फ परचेज चेक कर लो, इसी से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाएगा। पर एक बात बताओ, आप रिकॉर्ड्स क्यों नहीं देख रहे? कह रहे स्टॉक रिकॉर्ड्स देखने की जरूरत ही नहीं है, नलायक, ऐसे कैसे नहीं जरूरत है? तो सी भी गलत हो गया। अब डी देखना, शी शुड वेरीफाई द परचेज इनवॉइसेस, ताकि आपको पता लगे वो इन्वेंट्री कैसे आई। आपको फिजिकल इन्वेंट्री काउंट भी करना चाहिए, बट क्या यहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लिखा है? क्या यहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लिखा है? अब मैं बताऊं एग्जाम में क्या होता है सर, एग्जाम में होगी लड़ाई बी और डी की। एग्जाम में जब आप बैठे होगे तो आपको बी भी ठीक लगेगा, डी भी ठीक लगेगा। अब आपके से सवाल, कौन सा बेटर लग रहा है? कौन सा बेटर लग रहा है? कौन सा ज्यादा मजबूत लग रहा है? कौन सा थोड़ा फैटी लग रहा है? सर बी फैटी लग रहा है। बी में भरपूर चीजें दे रखी है। बी में कहता है सब्सिक्वेंट सेल भी देख लो, स्टॉक रिकॉर्ड्स भी देख लो, इस साल के भी देख लो, आगे के भी देख लो, फिजिकल इन्वेंट्री भी कर लो। ये सब चीजें करोगे तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा। यहां इसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात ही नहीं करी, ठीक है। निखिल कह रहा है फैटी, अरे यार ये देसी नुस्खे ही होते हैं, ठीक है। अभी मैं तुमको ज्यादा टेक्निकल भाषा में ले जाऊंगा, तुम्हारी बैंड बज जाती है कभी कभी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, कैसे खेलते हैं। तुमको मैं क्या बोलता हूं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटर क्या है, बच्चा कह रहा है बी फॉर बेटर, वेरी वेरी गुड, ये हुआ ना देसी तरीका। तो ये आपने ध्यान रखना है सर, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मिसिंग है ना उसमें, यू गॉटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तुम ना बहाने ढूंढते हो बस कि सर क्या हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ 3.3 पे, बस केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज खत्म होने वाले हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन केस सिनेरियो। अब सर केस सिनेरियो में किस चीज के रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं? परचेज बिल ऑफ एफएमसीजी गुड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसके बारे में कुछ बात कर रखी थी क्या? हाँ सर, देखो क्या लिखा है, लास्ट पैरा पढ़ना, मजा आएगा। ये कहता है तिशा का मानना है ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, कि जो एविडेंस कंपनी के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है वो इंटरनल एविडेंस है। ये कहती है जो परचेज बिल है वो भी इंटरनल एविडेंस है। ये देखने से पहले मैंने कपिल शर्मा को वो नेटफ्लिक्स वाला शो क्यों नहीं देख लिया? एक बात बताओ, परचेज जब मैं करता हूं तो वो इंटरनली जनरेटेड एविडेंस होता है या अमेजॉन वो जनरेट करता है? सर जब भी हम अमेजॉन से कुछ मंगाते हैं तो वो तो अमेजॉन जनरेट कर रहा है ना, तो वो तो एक्सटर्नल एविडेंस है, वो इंटरनल कैसे हो गया? हाँ सर। डेबिट नोट्स इशूड बाय द फर्म, ये इंटरनल है क्योंकि फर्म ने खुद अपना डेबिट नोट इजाद किया है। उसके बाद ये कहता है क्रेडिट नोट्स इशूड बाय द फर्म, तो ये भी इंटरनल हो गया, ठीक है सर। उसके बाद ये कहता है शी इज ऑल्सो ऑफ द व्यू कि जो हम एविडेंस लेंगे वो फाइनल और कंक्लूसिव होगा। ओ माय गॉड, सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या फाइनल और कंक्लूसिव होगा? जल्दी से बताओ, कम ऑन प्लीज टेल मी, क्या वो फाइनल और कंक्लूसिव होगा? आंसर इज नो सर, वो परसुएसिव होगा, वो कहीं ना कहीं परसुएसिव रहेगा।
3.2 का आंसर ए दिया हुआ है। ये कहता है कि आप सब्सिक्वेंट सेल देख लो, रिव्यू कर लो स्टॉक रिकॉर्ड सब्सिक्वेंट पीरियड, तो ये आपके लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस हो जाएगा। आपको फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों नहीं अटेंड करेंगे? इन्वेंट्री काउंट करना तो चाहिए। यहां तो भाई डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, यहां तो सीधा सीधा डिस्क्रिपेंसी है। ऐसे कैसे नहीं होना चाहिए? इससे बेटर तो ये लग रहा है, इससे बेटर तो ये लग रहा है, ठीक है। तो आई फील द राइट आंसर शुड बी बी। अब आईसीआई ने जो दे रखा है वो भी समझ लो, आईसीआई ने ए कर रखा है, बट आई फील ए से बेटर मुझे तो बी लग रहा है, ठीक है। बाकी इस पे इफ देयर बी एनी चेंज ऑफ ओपिनियन आई लेट यू नो ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन को मार्क करके रख लो, व्हाटएवर। अब आ जाओ 3.3। 3.3 में हम क्या बोल रहे थे सर? हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है, इधर फोकस करो। ये कहता है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। परचेज बिल्स ऑफ एफएमसीजी गुड्स, डेबिट नोट्स इशूड बाय द फर्म ऑन डेटर्स, ठीक है, एंड क्रेडिट नोट्स, दीज आर इंटरनल एविडेंस। गलत बात, परचेज बिल एक्सटर्नल एविडेंस होता है। परचेज बिल, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स इशूड बाय द फर्म आर एग्जांपल ऑफ इंटरनल एविडेंस। ये पागल है क्या? बार बार गलत गलत बात लिख रहा है, ठीक है। हम कितना टेस्ट करते हैं ना पेशेंस। ओनली द डेबिट नोट्स एंड द क्रेडिट नोट्स issued by the firm are internal evidence and audit evidence is persuasive। सर ये बात सही लग रही है। एंड लास्ट में कहता है डेबिट नोट ही है, क्रेडिट नोट नहीं है, ये गलत हो गया। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहां आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। सर आंसर रॉन्ग है, आईसीआई का क्लैरिफिकेशन मिल गया, थैंक गॉड। प्रभु अच्छे तो हैं। मैंने एक बात देखी है, अगर इंसान सच्चे और अच्छे मन से काम करे ना, सब बढ़िया हो जाता है। पक्का पक्का बताओ अनिकेत, आईसीआई का क्लैरिफिकेशन मिला या नहीं मिला? ठीक है, ऐसे तुम मजे ले रहे हो। सी फॉर कंप्लीट, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ छोटे छोटे एमसीक्यूज की बात करते हैं। सारे के सारे कम विद मी टू द इंडिविजुअल एमसीक्यूज। सर इंडिविजुअल एमसीक्यूज में क्या करना है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? CAD, D for doctor. During the course of audit of a company engaged in export business notices that credit facilities taken by the company during the year from a bank of 10 crore rupee. Oh my God. On going through the sanction letter provided by the bank, it is observed that the rate of interest is 8% per annum. Financial statement एक बैंक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 60 लाख रुपए का। What type of substantive analytical procedure is done? आप बताओ लॉजिकली कौन सा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है? ये वो ही बच्चा कर पाएगा सर जिसने एक एक पॉइंट को तमीज से पढ़ा है। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता था सर? ये तो पुरानी बातें होती थी, हम पास्ट पीरियड से कवर करते थे, इसकी बात तो नहीं कर रहा। रेशियो एनालिसिस में हम रेशियोज निकालते थे, इसकी बात भी नहीं कर रहा। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग तो स्टैटिस्टिकल मॉडल होता था, ये वो है सर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट बियरिंग ऑब्लिगेशन। यही कीवर्ड था वहां जो लिखा हुआ था, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट बियरिंग ऑब्लिगेशन, मुझे अभी भी याद है। एंड द राइट आंसर विल बी सी, रीजनेबलनेस टेस्ट। गॉट इट? रीजनेबलनेस का फर्स्ट एग्जांपल। क्या बात है सर, एक बार यार तुम लोगों के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग तो बनती है यार। वाव करीना, वाव सैफू, आओ। क्या बात है सर, वेरी वेरी गुड। मयंक कह रहा है सर एक बार दिखा दो। मयंक तुम भी ना बड़े ही बदमाश बच्चे। रुको एक मिनट, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। चैप्टर 11 है ना, चैप्टर 11। एक मिनट दो मेरे को। मेरे पाने दिखा तुमको प्रिय। रीजनेबलनेस टेस्ट में सबसे पहला एग्जाम्पल ही यही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट बियरिंग ऑब्लिगेशन। गॉट इट सर। तालियां सुनाई नहीं दी, ओ माय गॉड। रॉबर्ट तालियां वापस बजाओ। मिल गई कलेजे को ठंडक? हाँ सर मिल गई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज फाउंड दैट द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज एंटर्ड बोगस परचेजेस। नकली बिल डालें 50 लाख रुपए के, 50 लाख रुपीस के। आप बताओ ऑडिटर की क्या ड्यूटी? अच्छा बोगस परचेज तो बड़ी अच्छी चीज होती है, ये तो रोज करते रहनी चाहिए सर। नहीं, ये है फ से फ्रॉड।
ये है फ से फ्रॉड, 50 लाख रुपए का फ्रॉड। तो बताओ ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? सर अगर 1 करोड़ रुपए होता तो सेक्रेटरी जी को बताते, हम एमसीए की सेक्रेटरी को खत लिखते, बट क्योंकि ये सिर्फ 50 लाख का है तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम चलाना पड़ेगा। तो ये कहता है आरओसी को बताओ, इससे तो हम बात भी नहीं करते। सेक्रेटरी एमसीए को बता देते अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा होता। हमने ये चीज 143/12 में सीखी है, एडीटी 4, फ फॉर फ्रॉड, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएंगे, आंसर इज यस। आरओसी को बताओ, जीएसटी अथॉरिटी को बताओ, ये नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी यू नोटिस्ड कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5 लाख रुपए, जो डेप्रीसिएशन है वो निकली हुई है 10 लाख रुपीज, बट जो करेक्ट डेप्रीसिएशन है उसके हिसाब से वो 25 लाख है। क्या मैं बोल दूं दोनों के बीच में डिफरेंस है? क्या मैं बोल दूं दोनों के बीच में डिफरेंस है? आंसर इज यस। बताओ किसका एग्जांपल है? क्या ये कोई असर्शन है? नहीं। क्या ये कोई सैंपलिंग मेथड है? सर सैंपलिंग मेथड होते थे वो वाले रैंडम सैंपलिंग, ब्लॉक सिलेक्शन, उनका इससे क्या लेना देना? क्या ये कोई ऑडिट रिस्क है? नहीं। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ मिस स्टेटमेंट, दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ मिस स्टेटमेंट। गॉट इट सर। तो मुझे एक बात बता दो, जितने अभी तक हमने एमसीक्यूज करे कौन से थे तगड़े वाले एमसीक्यू? क्या मैं बोल दूं एक ये सब्सिक्वेंट सेल वाले ने परेशान किया था थोड़ा सा, हाँ। उसके अलावा किसने परेशान किया था? मैंने कहा इसके अलावा थोड़ा बहुत शायद से इसने कर दिया होगा, चलो दो और गिनवा दो, कितने गिनवा पाओगे? ठीक है, इन दो के अलावा किसने परेशान किया था? सर इन दो के अलावा इसने। एक्सेप्ट करना है कि नहीं? 3 और बताओ, और गिनवा सकते हो? मैंने कहा नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं गिनवाने। 3 एमसीक्यूज ने मान लो चलो आपको परेशान कर दिया, मान लो तुमने 3 गलत भी कर दिए। सर ऐसा मत बोलो। मैं कहा कोई बात नहीं ना, कितना ही खराब कर देंगे, ठीक है। 3 मान लो तुमने गलत कर भी दिए। अब अगर मैं बोलता हूं 15 में से 3 गए भाड़ में, ठीक है, कितने बचे? 12, 12 दूनी 24। सिर्फ 24 मार्क्स तुमने स्कोर कर भी लिए। सर सिर्फ नहीं होते, बहुत अच्छे नंबर होते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। तो क्या 24 स्कोर करना टफ है? मैं कहता हूं चलो 24 भी गए भाड़ में। क्या तुम 20 भी स्कोर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे सर। और ये सर कब है? जब सारे इंटर स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है एमटीपी2 टफ आया है। तो अगर आपको ये पेपर थोड़ा इजी लगा, अगर ये आपको पेपर थोड़ा मॉडरेट लगा, एवरेज लगा, दैट इज अ गुड पार्ट अबाउट यू, दैट मींस यू आर प्रिपेयर्ड वेल। आप ऐसा मान के चलो आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और एग्जाम में आप बढ़िया वाली धूम मचा सकते हो। क्लियर है? टेलीग्राम पे भी सर हमारे एमसीक्यूज बिना रिवीजन के सही हो रहे थे। अरे यार ये बातें ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं बतानी होती सबको, ठीक है। ऐसा बोलो ऑडिट इज लिटिल टफ, ऑडिट थोड़ा मुश्किल है। ऐसे आसान आसान बोलोगे आईसीए सुन लेगा, कहेगा अभी बताता हूं तुमको, ठीक है। ऐसे बोलो थोड़ा टफ है सर, काफी टफ है, ये काफी टफ कोर्स है, कुछ लोग ही कर पाते हैं, तो फिर ना माहौल बना रहता है। ऐसे बोलोगे इजी है तो फिर कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। अभी तो डिस्क्रिप्टिव शुरू नहीं हुआ तो अभी तो मजा आएगा वीडियो। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी, आ जाओ। आहा, अब सर डिस्क्रिप्टिव पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। 30 to 40 मिनट्स में इसको भी निपटा देंगे। देखो क्या कहता है। सीए संजीव सॉरी आर्टिकल क्लर्क है। कहां का सीए? आर्टिकल। Sanjeev, an article clerk in an audit firm, is a part of the engagement team conducting the audit of the company for financial year 23-24. It is a small company. कितना turnover है? 25 crore. During the course of audit, he notices that the senior team member has taken following approach for selecting the items for testing. ठीक है सर। To get the audit evidence. He has selected to test items debited under the head machinery repair and expenses as the expenditure relating to it during the year of 23-24 has increased considerably. इसको लगता है ये expenditure बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसमें तो टेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद ये कहता है परचेजेस में से इसने देखा रिलेटेड पार्टी की जो परचेजेस है 5 करोड़ की, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद ये कहता है he has also selected to test all the individual items of expenditure exceeding 5 lakh, बाकियों को छोड़ देते हैं। Besides, he has also selected amount of 0.50 lakh debited under the head legal expenses so that इसको पर्पस पता चल सके किस रीजन की वजह से एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को पेमेंट हो रही है। ये सब ये हरकतें कर रहा है। संजीव अंडरस्टैंड्स दैट द सीनियर टीम मेंबर इज यूजिंग ऑडिट सैंपलिंग फॉर सेलेक्टिंग द आइटम्स ऑफ टेस्टिंग। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप मुझे सैंपलिंग की डेफिनेशन बता दो बस।
मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप मुझे बस सैंपलिंग की डेफिनेशन बता दो। सर सैंपलिंग का मतलब होता था एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% आइटम। 100% ही चेक कर रहे हो तो किस बात की सैंपलिंग? जब आप प्रोसीजर्स लगाते हो टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स इन द पॉपुलेशन एंड ईच एंड एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। हमको ये तो याद रहता है कि 100% से कम चेकिंग करेंगे, बट जो इसका सेकंड लेग ऑफ डेफिनेशन है ना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। क्या यहां पे एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन? अपने दिल से पूछो ये सवाल। क्या यहां पे सब आइटम्स का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन था क्या? बता दो जल्दी से। द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। किस बात का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन? तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर? सैंपलिंग की डेफिनेशन लिखोगे, फिर बोलोगे हमको डेफिनेशन आती है, हमको मामा मत बनाओ। हमको पता है वहां पे इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन लिखा है, यहां तो इक्वल चांस है ही नहीं, पूरा बायस्ड काम चल रहा है। ये तो फुली बायस्ड है। हाँ सर ये तो फुली बायस्ड है। अब वो कहता है डू यू एग्री विद हिम? मैंने कहा सपने में भी नहीं, कभी भी हम इन चीजों से एग्री नहीं करेंगे। अब ये कहता है विच रिस्क। अब सवाल पढ़ो और सवाल का रस समझने की कोशिश करना। विच रिस्क इज इन्वॉल्व इन द अबव अप्रोच। सैंपलिंग में दो टॉपिक्स पढ़ाए थे, एक सैंपलिंग अप्रोच, एक सैंपलिंग मेथड। सर दो अप्रोचेज ऑफ सैंपलिंग क्या होती थी? व्हाट वर द टू अप्रोचेज ऑफ सैंपलिंग? कोई बच्चा बताएगा? अप्रोचेज में हम किसकी बात करते थे? चैप्टर नंबर 6 बताना जल्दी से। व्हाट वर द टू अप्रोचेस? दीक्षित कोठारी कहते हैं सर स्टैटिस्टिकल। हां सही राह जा रहे हो। और बताओ। मेरे पास आओ मेरी दोस्तों, फटाफट बताओ। टा 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 टा। सर इसमें हम पढ़ते थे एक स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, दूसरा पढ़ते थे नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। क्या तुमको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है? हाँ सर ये लिखा है ना अप्रोचेस टू सैंपलिंग। तो ये कह रहा है नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में रिस्क क्या है? ये कह रहा है कहीं ना कहीं नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में रिस्क क्या है, यानी जब आप सैंपलिंग ठीक से नहीं कर रहे, नॉन स्टैटिस्टिकली कर रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रिस्क? सर रिस्क ये है कि कहीं ना कहीं आप बायस्ड वाइज्ड हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप बायस्ड वाइज्ड हो सकते हो। और क्या रिस्क होगी? आंसर इज यस। तो ये जो क्वेश्चन है सर ये क्या है? मैं एक बात बताता हूं आपको। जो मुझे ट्रेंड दिख रहा है MTP 1 और MTP 2 का, सर क्वेश्चन नंबर 1 में ना ये बाउंसर क्वेश्चंस डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बाउंसर क्वेश्चन डालेंगे ताकि आधे बच्चे तो वहीं साइड हो जाएं। ठीक है हमसे तो नहीं हो रहा, हम अगली बार आएंगे। आपने क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा भी हो उसके बेसिस पे पूरे पेपर को मत जज कर लेना, ठीक है? क्योंकि यहां पे भी अगर आप देख रहे होगे ना सर, सारा दिमाग तो इन्होंने यहीं लगवा लिया, बाकी पेपर में हम कहां दिमाग लगा पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिस पे डोंट जज कि यार पूरा पेपर ही ऐसा होगा। आंसर इज नो। आपने बस पेशेंटली पेपर को पूरा एनालाइज करना है इन द 15 मिनट्स। एंड ट्रस्ट मी क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ डराने के लिए है, उसका एक ही काम है आपको डराना। उसके अलावा भी जैसे जैसे आप पेपर देखते जाओगे ना आपको लगेगा बड़ा सिंपल है पेपर। तो एक बार इसका आंसर देखते हैं सर क्या क्या लिख रखा है, ध्यान से समझना। क्या आप ये ऑडिट सैंपलिंग की डेफिनेशन फिगर आउट करके लिख सकते हो? हाँ सर ये तो हमको बेसिक आता है। उसके बाद आप क्या ये लिख सकते हो कि ये सैंपलिंग नहीं है, दैट सीनियर टीम मेंबर इज नॉट सेलेक्टिंग द मेंबर्स एज पर ऑडिट सैंपलिंग? आंसर इज यस। इसका आपको 4 में से 1 नंबर तो मिल जाएगा, मेरे को लगता है 1 नंबर तो इसका मिलेगा, ठीक है सर। अब ये जो स्पेसिफिक इसने सिलेक्शन करी है सर, ये कैसे करी है? जो जो इसने सिलेक्शन करी है वही बात आप इसमें लिख देना सर। जैसे कि यहां पे इसने क्या किया सर, यहां पे इसने सेलेक्ट करे आइटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर। इसने एक पर्टिकुलर नेचर के आइटम सेलेक्ट करे, तो ये बात लिख देना यहां पे एक पर्टिकुलर नेचर के आइटम सेलेक्ट हो रहे हैं। इसने यहां पे जो आइटम सेलेक्ट करे सर, यहां पे भी एक पर्टिकुलर नेचर रिलेटेड पार्टी वाले सेलेक्ट करे, वो लिख देना। फिर इसने कहा कि आइटम्स अबव अ पर्टिकुलर अमाउंट, आइटम्स अबव अ पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये आपने एक थोड़ी थ्योरी लिख दी, ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, अगली बात जो आपने यहां पे पकड़नी है, आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये ऑब्टेन इंफॉर्मेशन वाला किसको लेके है सर? पर्पस को फुलफिल करने के लिए, कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी किस पर्पस के लिए लीगल का खर्चा हो रहा है, तो वो बात इन्होंने यहां लिख दी, ठीक है सर। तो ये 3 चीजों के लिए क्या हमको अलग से कोई रट्टा लगाने की जरूरत है? नहीं, कोई अलग से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में लिखा है ना बस उसी को एनालाइज करके आपने थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है सर। संजीव्स अंडरस्टैंडिंग इज नॉट प्रॉपर। अब ये जो अप्रोच है सर ये क्या है? ये आपकी नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, प्लस ये कहता है इट इज अ नॉन सैंपलिंग रिस्क। ये कहीं ना कहीं नॉन सैंपलिंग रिस्क है। अब सर हमारे माइंड में कैसे स्ट्राइक करेगा ये नॉन सैंपलिंग रिस्क है?
हाउ डू यू थिंक यू विल गेट टू नो कि इट इज अ नॉन सैंपलिंग रिस्क? क्या मैं बोल दूं यहां पे सैंपलिंग ही नहीं थी? क्या मैं बोल दूं यहां पे सैंपलिंग ही नहीं थी? हाँ सर सैंपलिंग ही नहीं थी। तो जब सैंपलिंग ही नहीं थी तो बची क्या? नॉन सैंपलिंग। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसकी रिस्क बता दो। ये कहता है इसकी रिस्क बता दो, नॉन सैंपलिंग की रिस्क। तो क्या नॉन सैंपलिंग की रिस्क हमने कवर करी है? बताना चैट बॉक्स में, फटाफट बता दो, क्या हमने नॉन सैंपलिंग की रिस्क कवर कर रखी है या नहीं? कम ऑन एवरीवन, बताइए। erroneous conclusion for a reason not related to sampling risk. erroneous conclusion for a reason not related to sampling risk। फिर इसके क्या सोर्सेज है? इसमें आप बता सकते हो कि ऑडिटर ने गलत प्रोसीजर लगा दिया। ऑडिटर ने गलत प्रोसीजर लगा दिया। बट मैं एक बात बताऊं, इतना दिमाग क्या एग्जाम में चलेगा क्या? इतना दिमाग क्या एग्जाम के स्टार्टिंग में ही चलेगा क्या? नहीं। इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि सर सारा दिमाग हम एक साथ पूरा स्टार्टिंग में चला लेंगे। अरे भाई कैसे चला लोगे? इट्स नॉट दैट इजी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसे क्वेश्चंस को एक बार देखना और ऐसे मन में रखना कि मैं कर लूंगा। अपने मन से बस एक बात बोलना, मैं कर लूंगा, मैं शुभम सर के नोट्स करके आया हूं, क्वेश्चन बैंक करके आया हूं, मैं धूम मचा दूंगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस के साथ तुमको उतरना है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप बाकी क्वेश्चंस करोगे ना फर्स्ट के अलावा, तो जब वो करके कॉन्फिडेंस इकट्ठा होगा, फिर ये चीजें आप इंटरप्रेट करके निकाल लोगे। फिर वो ईश्वर आके तुम्हारी मदद कर देगा। बट डोंट गेट बर्डन कि भाई ये कहां से मसालेदार चीज आ गई, ये चीज मैं कैसे एनालाइज करूं, ये तो दिमाग के ऊपर से जा रही है। इन चीजों से आपने घबराना नहीं है। सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट दो अभी के अभी, क्वेश्चन 1 को देख के घबराएंगे नहीं। आई नीड दिस कमिटमेंट राइट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, जल्दी से। बच्चा कह रहा है सर नॉन स्टैटिस्टिकल की बात करें या नॉन सैंपलिंग? तुम ना आईसीआई की फील को समझो। आईसीआई कह रहा है तुम स्टैटिस्टिकल की बात तो तब करोगे जब सैंपलिंग है। हाँ सर, तो अप्रोच देख के, कहां पे था? अप्रोच देख के तुम स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल की राह पे मत चले जाना। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। वो तुमको गुमराह करेगा बट जाना नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। अब देखो सर, बी पार्ट में क्या दे रखा है? बी पार्ट बहुत ही प्यारा है। देखो क्या कहता है। ये कहता है इन कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ अबव एडवांसेस। ये एडवांसेस की बात कहां करते थे सर? बैंक ऑडिट में। हम कहीं ना कहीं बैंक ऑडिट की बात करते थे। हाँ सर, ब्रांच ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। ये कहता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर वुड ऑब्टेन द एविडेंस अबाउट सर्टेन मैटर्स। ऑडिट में आप एविडेंस किसको लेके लेते हो? असर्शंस को लेके लेते हो। जो पूरा ऑडिट होता है उसमें आप एविडेंस किसको लेके लेते हो? असर्शंस को लेके लेते हो। तो क्या बैंक ऑडिट में हमने एक ऐसा टॉपिक किया था, चैप्टर नंबर 14, आ जाओ मेरे साथ। डिड वी कवर अ टॉपिक अबाउट दिस असर्शन की असर्शंस क्या क्या होती है? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। इसी तरीके से ये वाला टॉपिक मैंने आपको कराया था। जल्दी से आओ मेरे साथ। सर एग्जिस्टेंस मतलब ये देखो, एविडेंस अबाउट द फॉलोइंग, आरटीपी नवंबर 19, आरटीपी मई 21। सबसे पहले एग्जिस्टेंस कि ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एट द बैलेंस शीट डेट। राइट मतलब इट इज ड्यू टू द बैंक, बैंक के पास राइट है इस पैसे को लेने की। हाँ सर, एकदम कॉन्सेप्चुअली। फिर कंप्लीटनेस का क्या मतलब था? देयर इज नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस। वैल्यूएशन की बात भी हो गई। और वैल्यूएशन कैसे निकलती है सर? एडवांसेस में से प्रोविजन माइनस करके। एडवांसेस में से प्रोविजन माइनस करके, तो अगला पॉइंट प्रोविजन का आ गया। इजी क्वेश्चन, जल्दी से बोलो। Was it a easy question? Evidence about the assertions. Very good Kashish, very good Nikhil, very good Rajesh. Awesome. तो यही बात थी जो आपको यहां पे करके चलनी थी। क्लियर है सर? अब आ जाओ ऑप्शन नंबर सी। सर ये क्या कह रहा है? ये तो देखने में इतना डरावना लग रहा है। ये क्वेश्चन जब मैंने देखा, मेरे दिल से एक जवाब आया। आपने एक लाइन सुनी होगी, जो आप बोल रहे हो वो आपके कान में जा रहा है। सर इसका क्या मतलब है? आईसीएआई ने जब ये क्वेश्चन बनाया, उसको खुद नहीं पता उसने क्या सोच के क्या बनाया। देखो बड़ा मजा आएगा तुमको। जो आप बोल रहे हो वो आपके कान में जा रहा है। देखना, सीएजे इज वर्किंग एज अ इंटरनल ऑडिटर। अभी फील कौन से टॉपिक की आ रही है? इंटरनल ऑडिट की आ रही है। The responsibilities of internal auditor include reviewing the financial information and performing the test of transaction. Very, very good. Plus, he is also responsible for compliance with the laws, regulations and external requirement. Internal auditor compliance के लिए कब से responsible हो गया?
उसका काम रिव्यू करना होता है कंप्लायंस को, कंप्लायंस खुद करना नहीं होता। आईसीआई ने खुद ये क्वेश्चन डाला है अपने क्वेश्चन बैंक में स्टडी मटेरियल के लिए कि हमारा काम रिव्यू करना है, कंप्लायंस करना नहीं है, लिखा है तो ठीक है। 80 भी एक्सेप्ट करके चलते, बड़े ही फ्लेक्सिबल हो गए हम सीए करते हुए। अगला देखो क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर 22-23 सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वर टर्मिनेटेड। The said employee has filed a case against the company for compensation of 10 lakh. Based upon the advice of legal counsel, कंपनी ने भी प्रोविजन बना दिया 10 लाख का। अब लीगल काउंसिल कह रहा है तो हम भी क्या ही बोले, हमने भी प्रोविजन बना दिया 22-23 को लेके। बट जून 2023 में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है जिसमें 10 लाख की जगह इन्होंने सिर्फ 6 लाख पे किए। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अंडर प्रोग्रेस, ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट फाइनलाइज्ड। ये कहता है इंटरनल ऑडिटर क्या करे। अरे भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन देख के मैं समझ गया तुम सब्सीक्वेंट इवेंट की बात कर रहे हो, मैं क्वेश्चन देखते ही समझ गया सब्सीक्वेंट इवेंट की बात कर रहे हो, तो इंटरनल ऑडिटर क्यों लिख रहे हो? सीधा लिखो ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा। क्या कर रहे हैं यार ये लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, हाँ सबने ये लिखा, ऐसे 560 पढ़ के पूरा फील आ गई थी ऐसे 560 की। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर लिखते ही दिमाग खराब कर दिया। निखिल कह रहा है सर ये कैसा क्वेश्चन है। क्या मस्त लोग है ना ये। हाँ तुम ये कर लो, ठीक है। कह रहे मेरा बर्थडे है, क्रश ऑन यू फॉर। एक तो नलायक पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे बच्चे आ जाते हैं यार। हरिओम, तुमको मेरी दुविधा समझ आई? हाँ सर, तो आंसर वही है जो तुम सोच रहे हो, आंसर वही है तुम जो सोच रहे हो, ऐसे 560 आएगा। इट इज अ एडजस्टिंग इवेंट और इसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, यानी 10 लाख का जो प्रोविजन है वो 6 लाख हो जाएगा। 10 लाख का जो प्रोविजन है वो 6 लाख हो जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे देखो क्या आंसर आएगा, कहां गया, ये रहा। सब्सीक्वेंट इवेंट्स की डेफिनेशन आप लिख के चलेंगे, ठीक है। इसका मोटा माटी आप मान के चलो 1 नंबर रहेगा, तो चुपचाप सब्सीक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन लिख देना जब भी सब्सीक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर। फिर आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे और आप बोलोगे ये वो वाला इवेंट है जो एविडेंस देता है ऑफ द कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि ये वो वाला इवेंट है तो अब आप प्रोविजन को रिवाइज कर दो और उसको 6 लाख पे ले आओ। सो नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट्स जस्ट दैट बनाने वाले ने बनाने से पहले पता नहीं क्या सेवन किया था, वी डोंट नो, बट यस दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी डेल्ट। जल्दी से बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इजी इजी सर। अब इसके बाद सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाओ सारे बच्चे। KST Limited is engaged in the manufacturing business. It appoints CAT to provide an assurance report on the basis of historical financial information. Characteristic of the engagement is that आपको sufficient appropriate evidence लेना है for limited conclusion. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे दो ही ऑप्शन होते थे, ऑडिट और रिव्यू। ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस होती थी, यहां पे लिमिटेड अश्योरेंस। तो अगर लिमिटेड कंक्लूजन है तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी रिव्यू की बात कर रहे हैं। यह कहता है बाकी दो फीचर्स भी बताओ, तो मैंने कहा बाकी दो फीचर्स बड़े सिंपल है। जब आपको लिमिटेड अश्योरेंस लेनी है तो लिमिटेड प्रोसीजर करो, जब आपको लिमिटेड अश्योरेंस लेनी है तो लिमिटेड प्रोसीजर करो, और उन लिमिटेड प्रोसीजर्स के बेसिस पे आप लिमिटेड कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो ये कहता है आपने बस इसी बात बतानी थी कि आपको यहां पे लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देनी है, रीजनेबल अश्योरेंस नहीं दोगे, प्लस आप फ्यूअर प्रोसीजर्स करते हो, और ये लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का नाम रिव्यू है, ठीक है। अमन कह रहा है सर पार्ट सी में डीडीआई आएगा क्या? अमन एक बात बताओ मुझे, इधर आओ यार तुम, मैं अब क्या ही बोलूं। डीडीआई कब आता है सर? डीडीआई वाले जो प्रोसीजर होते हैं ऐसे 560 में, वो तब आते जब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी होती है। क्या यहां पे ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई सर? फाइनलाइज हुई नहीं। तो जब ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई तो इट इज द फर्स्ट सेट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, जो आसान वाला होता है, बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो यहां वो डीडीआई वाले जो प्रोसीजर होता है, डिस्कस विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अमेंडमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आई से इंक्वायर हाउ दे प्लान टू डील विद दिस मैटर, वो सब चीजें बाद में आती हैं, तो वो चीजें अपने को यहां पे कवर करके चलने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की भी अगर मैं बात करूं, चार में से दो क्वेश्चन जिन्होंने दिमाग खराब किया, मैं बताऊं थोड़ा थोड़ा सर। एक तो सी वाले ने, ये खराब करने लायक था नहीं, बस इंटरनल ऑडिटर लिख के इन्होंने हमारी थोड़ी बैंड बजाई, और ये जो ए वाला था इन्होंने खराब किया। तो यानी 4 में से 2 क्वेश्चन भी यहां पे अपने मैनेजेबल थे। एंड अगर मैं आपसे पूछूं 2 क्वेश्चन जो मैनेजेबल थे सर, वो कितने नंबर के थे? 3 और 4 7। क्या आप 7 में से यहां पे 5 नंबर ले आओगे? हाँ सर 5 नंबर लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 5 नंबर स्कोर करे 7 में से, खुश खुश सर। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। कम टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड टाइप इन द चैट बॉक्स रेडी। आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गए सर। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सर किसके बारे में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये कहते हैं हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं अबाउट द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें मैनेजमेंट कहते हैं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल्सो इन्फॉर्मिंग अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शंस एक्सप्लेन। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन सर कौन से चैप्टर का था, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 एक बार आओ मेरे साथ देख भी लेते हैं किस तरह से हमको इसको अटेम्प्ट करके चलना था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, इंटरनल कंट्रोल, वही सारी बातें आपने यहां पे सीधा सीधा लिख के चलनी थी। ये रहा, नहीं नहीं, जब मैंने आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो यहां पे हमने क्या सर बात की थी, इसके बारे में बात की थी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ एंड द फेयर प्रेजेंटेशन। यस सर। फिर उसके बाद मैंने कहा था क्या आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि कहीं ना कहीं वो सारे प्रोसेसेस को समझेगा क्योंकि अल्टीमेटली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस सर। फिर हमने यहाँ पे इंक्वायरी वाली भी बात की थी और मैंने बोला था क्वालिफाइंग लैंग्वेज अलाउड है, द आंसर इज नो। क्वालिफाइंग लैंग्वेज वगैरह कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्वालिफाइंग लैंग्वेज यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो बट ऑडिटर इंक्लूड नहीं कर सकता। हाँ सर। प्लस यहाँ पे इन्होंने लिखा था इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये दो बातें भी यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, अब आप एक बात बता दो मुझे, क्या ये जो थ्योरी है इतनी सारी, क्या आपको एंड डे पे याद आएगी? डू यू फील यू विल बी एबल टू रिकॉल सच थ्योरी एट द एंड ऑफ द डे? द आंसर इज नो। तो मैंने आपको क्या कहा था सर, इस पार्ट को एटलीस्ट रीड करके जाना कि कल को अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट यू आर एबल टू स्कोर 40 to 50%। एटलीस्ट यू आर एबल टू स्कोर 40 to 50%। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, सर कौन सा क्वेश्चन आया था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 कितने गया सर, इधर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने लास्ट डे पे कवर कर रखा होगा, इस बार आपके पास 3 दिन भी हैं, तो अगर आपने लास्ट डे पे कवर कर रखा होगा तो एटलीस्ट आप 4 में से 2 नंबर तो स्कोर कर पाओगे। हाँ सर। तो इन क्वेश्चंस में क्या है ना, इन क्वेश्चंस में ऐसे देख के मत बोलना कि सर इसमें मुझे फुल में से फुल लाने, नहीं, फुल में से फुल वाले अभी बाकी हैं। इनमें आपने कम से कम 4 में से 2 से 3 नंबर तो स्कोर करके चलने हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब आता है तुम्हारा क्वेश्चन जो जिसमें तुम फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, प्लानिंग इंक्लूड्स अ कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज that need to be completed prior to the performance of further audit procedure. For example, prior to the auditor's identification and assessment of the ROMM, certain matters discuss those matters. Sir, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है बता दो, मजा आ जाएगा। Which is this question that we are talking about right now? डायरेक्ट क्वेश्चन, 5 पॉइंट तुमको लिखने और 5 नंबर इकट्ठे करके ले जाओ। उजाला कह भी रही है सर 5 पॉइंट है, कौन से वाले 5 पॉइंट की बात हो रही है यहां पे? ऐसे 315 520 से स्टार्ट करते थे। वेरी गुड कुणाल, 520 250, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वेरी गुड, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस के नीचे वाले पॉइंट 520 दोनों की हेरा फेरी करी यानी 250 यानी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को देखेंगे। उसके बाद आता था 320 यानी मटीरियलिटी, 620 यानी एक्सपर्ट। तो 2020 वाला खेल था सारा, 2020 वाला खेल था। और अगर आप अपने नोट्स में देखोगे वहां पे भी सेम टू सेम लाइन आपको मिल जाएगी। तभी मैं कहता हूं भाई साहब, जो लोग कहते हैं ना सिर्फ समझ के चले जाएंगे, ऑडिट में फुल में से फुल ले जाएंगे, ऐसे कैसे, जब तक आपको ये पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, आई थिंक इट इज वेरी वेरी टफ टू स्कोर द मार्क्स। अल्टीमेटली जो बातें याद रहेंगी वही आपको वो नंबर दिलवाएंगी। चैप्टर नंबर 2 मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं बट दिख नहीं रहा, मिल गया। देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कहता है, सेम टू सेम लाइन जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल वाली वो लिख रखी है पहले ही पेज पे। आई थिंक ये आंसर था, कहां गया, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग नीड्स टू कंसिडर बिफोर ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रोमम सच मैटर्स। एंड यही वाले मैटर्स में मैंने आपको 2020 करके मार्क कराया था। ठीक है, 420 का एग्जाम्पल था, तुम लोग 420 हो। ठीक है, ये बात मैंने क्लास में भी बोली थी। ठीक है, 220 और 420 इसमें नहीं आते। तो आपके आगे 250 520 250 320 620 2020 करके हमने इनको ध्यान रखा था। क्लियर है, क्लियर है सर। तो ये वो वाला क्वेश्चन था जिसमें आप कम से कम 4 में से 4 इजीली स्कोर कर सकते हो।
ठीक है सर। अब आ जाओ सी पार्ट, इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये कहता है इन्वेंट्री जो है, current periods procedures on closing balance will provide little evidence about the inventory at the beginning। तो ये कहता है आप कैसे sufficient and appropriate evidence लोगे about the beginning, जल्दी से बताओ, बता दो जी। 510, वेरी गुड। और क्या 510 वाली बात अपन ने कवर की थी? हाँ सर। अगर आपके पास, हम टाइम मशीन तो लेके बैठे नहीं है, हम टाइम मशीन तो लेके बैठे नहीं है कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे चले जाए, नहीं सर। तो क्लोजिंग पे फिजिकल इन्वेंट्री अटेंड करेंगे और ओपनिंग को रिकंसाइल करेंगे। क्लोजिंग पे अटेंड करेंगे और ओपनिंग पे रिकंसाइल करेंगे। सर वैल्यू का क्या था? तो मैंने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट काट लो। वैल्यू के लिए ग्रॉस प्रॉफिट काट लो, मतलब प्रोसीजर्स ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ प्रोसीजर। अगेन यही 3 बातें आपको लिखनी है और 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जर्व द करंट इन्वेंट्री काउंट, उसको रिकंसाइल कर लो ओपनिंग में। वैल्यू के लिए क्या करें? ग्रॉस प्रॉफिट काट लो। वैल्यू के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट काट लो, बस आपने 3 बातें लिखनी है एंड आपको 3 में से 3 नंबर आईसीआई दे देगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब आ जाओ डी पार्ट। सर डी पार्ट अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा अब अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सर कैसे? ये जो डी पार्ट है सर, ये क्या कहता है? कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। इसके 2 प्लांट लोकेशन है इन सिटी ए एंड 1 प्लांट लोकेशन है इन सिटी बी, तो मतलब 3 प्लांट्स हो गए इनके। बिल्डिंग एट 3 लोकेशंस इज ओन्ड बाय द कंपनी। कंपनी अर्न्स हैंडसम प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट कमाती है और इनको लॉसेस करने का बिल्कुल मन नहीं है। इट हैज अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जो इंश्योरेंस मैटर्स को देख के ध्यान देता है। आपको एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर बनाना है कि आप कंसर्निंग दिस डिपार्टमेंट से रिस्पॉन्स वगैरह ले सको। तो कौन से डिपार्टमेंट की बात करनी है? इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना। आईसीआई ने क्या कर रखा है ना, अपने स्टडी मटेरियल में एक जगह छुपा के ऐसे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर के 3 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। कहीं पे इंश्योरेंस की बात करेगी, कहीं पे कोई, कहीं पे कोई। आप इसको कितना ही गो थ्रू कर लो ना, एग्जाम तक रट्टा तो लगा के नहीं रख सकते। हाँ सर, नहीं लगा के रख सकते। तो ये बात जो है, ये बात जो है, क्या कर रहे हैं पता नहीं, ठीक है, जो भी है इधर फोकस करके चलो। तो आप मुझे बताओ इंश्योरेंस को लेके आप क्या क्या बातें पूछोगे? सर हम यही चेक करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉपर्ली पे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा सर हम क्या पूछेंगे कि इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो सारी चीजें कवर करती है कि नहीं, ठीक से। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे आप प्रॉपर कोट्स लेते हो, क्या कवरेज प्रॉपर है कि नहीं, क्या तीनों लोकेशंस कवर्ड है कि नहीं, ऑल द एसेट्स कवर्ड है कि नहीं। तो ये आप बस थोड़ा सा भी अपना मन से बना के लिखोगे ना, यू विल बी एबल टू हैंडल इट। थोड़ा सा भी आप अपने मन से बना के लिखोगे, यू विल बी एबल टू हैंडल इट। और उसके बाद सर क्या है, ये सारे आपके जितने भी इंश्योरेंस को लेके पॉइंट्स होते हैं ना, वो सब जनरल जनरल पॉइंट्स यहां पे कवर कर रखे हैं। तो हेयर ऑल्सो आई फील अगर आप थोड़ा मन से आंसर बना के लिखोगे, इजीली यू कैन स्कोर 1 out of 3, 1 to 2 out of 3 यू कैन इजीली स्कोर। अगेन ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें यू विल एक्सपेक्ट कि नहीं मैं तो फुल में से फुल लेके आऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। तो 1-2 नंबर इसमें आ जाएंगे, 1 3 4 4 8 8 और 2 10, 14 में से 9 से 10 नंबर तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में भी बन जाएंगे। 14 में से 9 से 10 नंबर तो इसमें भी बन जाएंगे, ठीक है सर। अब सर इसके अलावा बच्चा कह रहा है मन से मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो तो मैं बोल ही रहा हूं ना, 3 में से 1 ही तो लिया और उसके बाद जब टोटल किया तो उस 1 को भी हटा दिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी साइड ही हूं मैं, इधर आगे बढ़ो मेरे साथ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट पे। ये किसको लेके है सर? जो टॉपिक मैं तुम्हारे पीछे पढ़ा हुआ हूं कर लो, उसी टॉपिक को लेके है। डिस्क्लोजर्स इन द ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। डिस्क्लोजर पे क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, हर बार आईसीआई पूछे जा रहा है। अब सर यहां पे क्या कर रखा है, ये कह रहा है नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल का। अब ट्रेड रिसीवेबल के साथ इन्होंने ये चीजें बता रखी है। एक बात बताओ, ये एमएसएमई वाली जो चीजें होती है ट्रेड रिसीवेबल को लेके होती है, ट्रेड पेबल को लेके होती है? सर ये ट्रेड पेबल को लेके होती है। ये कहीं ना कहीं हमको ट्रेड पेबल को लेके ध्यान रखनी होती है, ठीक है सर। इसके अलावा ये कहते हैं बाकी डिस्क्लोजर है ही नहीं। तो आपने बताना है कि कौन कौन सी चीजें जो डिस्क्लोजर में नहीं है। सीधा साधा सिंपल सवाल है, अगर आपने डिस्क्लोजर वाला लेक्चर तमीज से कर रखा है, यू विल बी इजीली एबल टू हैंडल इट। फिर भी मैं एक बार आपको गो थ्रू करा देता हूं। तो ये कहता है सबसे पहले आपने ट्रेड पेबल वाली इंफॉर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल में दिखा रखी है, एमएसएमई वाली कोई डिस्टिंक्शन दिखाने की जरूरत ही नहीं होती। अब यहां पे आपको क्या बताना होता है, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, गुड, डाउटफुल, ठीक है, ऐसे होता है ना, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, गुड और डाउटफुल। तो जो भी अनडिस्प्यूटेड है उसमें गुड डाउटफुल, जो भी डिस्प्यूटेड है उसमें गुड और डाउटफुल। फिर आप इसकी एजिंग दिखाते हो अप टू 6 मंथ्स,
6 months to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 year, more than 3 year. तो ये आपके एजिंग वाले पॉइंट आ गए, ये आपके एजिंग वाले पॉइंट आ गए। एंड लास्ट में सर क्या आएगा, फिफ्थ पॉइंट पे कहता है आपने इसको सब क्लासीफाई करना होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, गुड, डाउटफुल, और ये सारी चीजें डायरेक्टर और फर्म वाली आ जाती हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वो जो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस है ना, उसमें डिस्क्लोजर को अच्छे से करके जाना, सो दैट जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के, इनमें भी आप एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओ। गॉट इट? स्नेहा कह रही है सर वो वाली चीज ज्यादा याद नहीं हो रही। स्नेहा तुम इधर आओ, इधर आओ। तुम तो पूरा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस करना चाह रही थी। वो तो मैं हूं जिसने बचाया और बोला कि भाई बाकी ऑडिट पे फोकस करो, इस राह गए तो इन्हीं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में फंस जाओगे। अब उसमें से मैंने एक टॉपिक निकाल के दिया कि ये पक्का पक्का आएगा। अब तुम वो कह रही है सर मुझसे वो हो नहीं रहा। स्नेहा ऐसा नहीं होता मुझसे हो नहीं रहा, आप ऐसा बोलो कि मैं कर नहीं रही। अरे करोगे तो हो जाएगा ना, गिव इट सम टाइम। एंड अगर चलो वो नहीं हो रहा तो बाकी ऑडिट को फिर अच्छे से करके चलो, ठीक है? दिस इज हाउ यू नीड टू फोकस इट, ठीक है? तो क्या होता है ना, मतलब इट्स वेरी इजी कि सर ये तो हो नहीं रहा, ये तो नहीं हो पाएगा, पूरा बाकी तो छोड़ चुकी हो तुम, इसमें से ये भी छोड़ दोगी तो फिर ठीक है, कर लो तुमको जो ठीक लगता है, ठीक है? मजे कर लो तुम, ठीक है? पूरे मजे ही कर लो, फिर कुछ नहीं कह सकते हम। देन तो वी कांट से एनीथिंग। आई विल ट्राई अगेन। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड इंटरस्टार। अब सर आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट सर किसकी बात करता है? बी पार्ट बात करता है बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अच्छा मैं एक बात बताऊं ना, तुम थोड़ा ऐसे डीमोटिवेट मत होना। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 3 ही वो क्वेश्चन है जो तुमको इस पेपर में छोड़ना था। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वही क्वेश्चन है जिसको तुमको इस पेपर में छोड़ना था। देखो 3B किसकी बात करता है? ये कहता है कंपनी के पास कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, इसकी आपने एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन देखनी है। तो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है, कैसे पता लगेगा इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं? सर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड कर लो, वेरी गुड। वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे वर्क इन प्रोग्रेस की? सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, जैसा स्टेज ऑफ कंप्लीशन वैसी उसकी वैल्यूएशन। तो यही जनरल बातें आपने इसमें लिखनी है कि हम इन्वेंट्री काउंट अटेंड करेंगे। सर वैल्यूएशन कैसे पता लगेगी? आप स्टेज ऑफ प्रोडक्शन देख लो, अगर उसमें कोई एस्टीमेट्स है तो उनको अंडरस्टैंड कर लो। क्या ये 2 बेसिक पॉइंट्स तुमको अकाउंट से रिलेट होके आ जाएंगे? हाँ सर, 4 में से 2 पॉइंट्स तो हम कर लेंगे। बाकी जो पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड, मटेरियल कॉस्ट कंसीडर करना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इनमें मे बी यू मिस आउट। बट ये 2 पॉइंट मेरे दिमाग में स्ट्राइक करते हैं और मुझे लगता है बहुत लॉजिकल पॉइंट है जो आएंगे। अटेंड द इन्वेंट्री काउंट एंड कंसीडर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। गॉट इट? गॉट इट सर। अब आ जाओ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी पार्ट। अब ये एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से समझना। Ascertaining the reporting objectives of engagement helps the auditor to plan the timing of different procedure and the nature of communication. Give 3 instances. कौन सा टॉपिक है और क्या इस टॉपिक पे हमने क्लास में दिमाग खराब किया था या नहीं किया था? बता दो। Which topic are we discussing right now? स्ट्रेटेजी वाले एग्जाम्पल, जिसको देख के कितने बच्चों ने मुझे बोला सर शुभम सर आप क्यों याद करवा रहे हो, आप क्यों बिग 4 की कहानियां नहीं सुना रहे हो, क्यों आप प्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहे हो? अरे भाई तुमसे सीधा सीधा आईसीआई 3 पॉइंट पूछ रहा है, तुम पहले वो तो याद कर लो, फिर पास करो इंटर, फिर बिग 4 में जाना। अभी ये तो कर लो मेरे भाई, ठीक है? मैं परेशान हो गया, पता है, ठीक है? मैंने बोला भाई ये पॉइंट्स तुमको करने पड़ेंगे, जब तक तुम ये 3 पॉइंट्स ध्यान नहीं रखोगे तब तक पॉसिबल ही नहीं है। और आईसीआई ने इस पेपर में 2 बार इस चीज को पूछा है, 2 बार इस चीज को पूछा है। पहली स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट्स ये रहे, इसके बाद मैं वापस आपको दिखाऊंगा सेम चीज आईसीआई ने पूछी है। देखो, कम टू चैप्टर नंबर 2, कम टू चैप्टर नंबर 2, आ जाओ मेरे साथ। देखो क्या बात कर रही थी ये आ गए आपके स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट। सबसे पहले सर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग और टाइमिंग को मिलाया, रिपोर्टिंग और टाइमिंग को मिलाया तो क्या बना? टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग के बाद आपका अगला पॉइंट क्या था? कम्युनिकेशन। किसके साथ करेंगे? सर मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करो और डिस्कस करो। तो मीटिंग ऑर्गेनाइज वाले पॉइंट क्या थे सर? ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग, डिस्कशन। 2 डिस्कशन होगी, कब कौन सी रिपोर्ट देनी है, ऑडिट का स्टेटस क्या चल रहा है, कब कौन सी रिपोर्ट देनी है, ऑडिट का स्टेटस कैसा चल रहा है। और जब मैनेजमेंट से बात करके बोर हो गए तो सर क्या करेंगे? अपना एंगेजमेंट टीम मेंबर में डिस्कशन करेंगे। यही 5 बातें बस आपने लिखनी थी एंड इसके 3 पॉइंट मिल जाएंगे। रट लिए सर, वेरी वेरी गुड, एकदम इजी है।
तो ये था क्वेश्चन जिसमें आप इजीली 3 में से 3 नंबर स्कोर करके चल सकते हो. One of the factors affecting the form, content and extent of audit documentation is the size and complexity. ये कहता है 6 other factors लिखो. 6 other factors लिखो. अब सर 6 other factors कौन कौन से थे? अगेन अगर आपने बाइफरकेट करके रख रखा है ना उन पॉइंट्स को, तभी याद आएंगे, वरना नहीं याद आएंगे. फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट किस पे डिपेंड करता है? सर सबसे पहले तो हमको था इसमें ना, हमको कंटेंट और एक्सटेंट पे फोकस करना है. तो एक्सटेंट किस पे डिपेंड करता था? साइको एंटिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. ये पॉइंट तो ऐसा ही नहीं लिख दिया तो हमारा भी गया. उसके बाद आता था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. यस सर, तो एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया. अब सर कंटेंट में क्या आता था? प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन रीच्ड. प्रोसीजर किसके हिसाब से? सर प्रोसीजर मेथोडोलॉजी के हिसाब से. प्रोसीजर मेथोडोलॉजी के हिसाब से. तो वो जो फ्लो था उसी में आपने ये 6 बातें लिख के चलनी है. गॉट इट और नॉट? यस सर. तो यही बात आपको समझनी थी. एंड यहां पे भी आपके 3 नंबर डन डनाडन डन. तो 2 क्वेश्चन इसमें से बड़े सही थे. ये वाला डिस्क्लोजर वाला, अगर आपने डिस्क्लोजर कवर कर रखा था तो इजी था. इसमें भी 2 चीजें आप इजीली कवर करके चल सकते थे. अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 4. It is important to carry out the test of control for checking the effectiveness of control over the sales as a part of debtors audit procedure. In the above context, state the points which you need to check in respect of trade receivable. तो trade receivable को लेके audit of items of FS का डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसके पॉइंट्स एक बार आप रीड कर लेना, मुझे नहीं लगता कोई कॉम्प्लिकेशन है. अब आ जाओ सर बी पॉइंट पे. Messrs SR and Associates are the statutory auditors of the company. Auditor has completed the audit. Engagement partner wants to conclude whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. आपने ये बताना है कंक्लूजन में वो क्या कंसीडर करे. इधर आओ. क्या कंक्लूजन को लेके हमने कोई बात पढ़ी थी ऐसे 700 में? Wasn't it the beginning of the standard जहां पे हमने कंक्लूजन को लेके पॉइंट पढ़ा था कि कंक्लूड करते वक्त हमें क्या 3 चीजें देख के चलनी है? कि सबसे पहले देखो रीजनेबल अश्योरेंस मिली कि नहीं, यानी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस. रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल नहीं होनी चाहिए. हाँ सर. फिर कंक्लूजन के नीचे मैंने आपको थोड़ा ज्ञान दिया था कि ऐसे 260 के हिसाब से आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हो, मैनेजमेंट की डिस्कशन. यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? वेरी गुड नितिन, वेरी गुड विशाल, जयंती, शाबाश. यही चीज के ऊपर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है. एंड मैं एक बात बताऊं ना, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी है. ये सारे के सारे क्वेश्चन जहां जहां मैं लिख रहा हूं ना 3 3 4 4 पूरे पूरे नंबर, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन बैंक के रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको एक बार अच्छे से करके चलने हैं. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा ये. अब सर एक बात बताओ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन. पिछले वाले में पूछा था ऑडिट प्रोसीजर, इस वाले में पूछ लिया नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. एंड अगेन 3 नंबर. तो यही 3 पॉइंट आपने लिखने होते हैं. जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी के बाद क्या था सर? इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट. तो यही 3 बातें बस आपने लिखनी थी और यही 3 नंबर आपको मिलते हैं. जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, जजमेंट है तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटिंग एस्टीमेट आज आप बना रहे हो उसका एक्चुअल डिफरेंट हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी आ जाएगा. एंड लास्ट में हमारे इंटरनल कंट्रोल्स में भी लिमिटेशन होती है जो हम कहीं ना कहीं डिटेल में चैप्टर 4 में कवर करते हैं. तो ये 3 पॉइंट्स के 3 नंबर डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं. गॉट इट? गॉट इट सर. विशाल कह रहे सर ये याद तो आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा, बट पॉइंट्स याद नहीं रहते. विशाल तभी मैंने आपको क्या बोला है, तभी मैंने क्या किया, क्लास के साथ साथ, अब मुझे नहीं पता व्हाट्स योर स्टेटस एंड ऑल, क्लास के साथ साथ व्हाट यू नीड टू डू बाबा, यू नीड टू प्रॉपर्ली रिवाइज द चैप्टर. कभी भी दूसरे चैप्टर पे जाने से पहले पहले वाले चैप्टर को डन करो. बिकॉज होता क्या है ना, मैं बताता हूँ, आई डोंट नो what happens in other cases. आई तो क्लियरली टेल कि ये जो 3 पॉइंट है तुमको हाथों हाथ उसी टाइम क्लास में याद करने हैं. उसके बाद क्लास के बाद रिवाइज करके यू नीड टू गिव द टेस्ट. अनलेस यू आर गिविंग द टेस्ट यू आर वेस्टिंग द क्लास. बिना लर्न विद फन. वेरी गुड नितिन कह रहे सर लर्न विद फन ट्रिक्स के अलावा हो ही नहीं सकता. मैं बता रहा हूं पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप सिर्फ चीजों को समझ के जा रहे हो, मैं बता दूं कितना ही कोई बोल ले केस स्टडी बेस्ड पेपर आ गया, दिख रहा है ना कितने क्वेश्चन थे केस स्टडी बेस्ड, इक्के दुक्के तिक्के. अल्टीमेटली जो स्कोरिंग पेपर है वो इन्हीं से बनता है. तो आपने, और मैंने मस्ट डू टॉपिक्स की वीडियो भी डाली है, यस और नो? यस सर. तो अल्टीमेटली वो मस्ट डू टॉपिक्स की वीडियो से आपको एक क्लैरिटी आएगी कौन सी चीजें जिनको मुझे प्रायोरिटी पे करके चलना है. ऐसा मत करना 100% करने के चक्कर में, 100% करने के चक्कर में जो प्रायोरिटी वाली चीजें वो छूट जाएं. बिकॉज ऑफ दिस ओनली मैंने वो प्रायोरिटी टॉपिक्स वाली वीडियो डाली. कहीं ना कहीं ये सब चीजों को आपको अच्छे से करके चलना है. ठीक है? ठीक है सर. अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर डी.
ये क्वेश्चन को देख के मुझे पता है एक मन में लाइन आई, सर क्या इतना आसान क्वेश्चन कि ये मुश्किल है, इतना आसान क्वेश्चन कि ये मुश्किल है सर, क्या बात कर रहे हो। हाँ, क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 705? व्हाट डू यू थिंक इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 705? सर ओपिनियन को मॉडिफाई करना है। मैंने कहा हाँ। आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कब करते हो? मैंने कहा या तो हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, हाँ सर, या हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला और एरिया मटेरियल है। जब ये केस होता है तो सर क्या करते हैं, हम ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं। यही दो बातें बस इंग्लिश में लिखनी है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यही दो बातें बस इंग्लिश में लिखनी है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यानी 705 का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन को मॉडिफाई करना। कब मॉडिफाई करना है? जब एरिया मटेरियल है, या तो एविडेंस मिला या नहीं मिला। जब एरिया मटेरियल है, एविडेंस मिला या नहीं मिला। अगर आप आंसर देखो ना, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो क्या कहता है, ऑडिटर कंक्लूड्स based on the evidence obtained financial statements are not free from material misstatement। या ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिला और उसको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगेन जो आता है ढंग से वही लिख के आना है एंड उसके यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है सर, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। सारे के सारे बच्चे पानी के 2-2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। जस्ट 2 more क्वेश्चंस टू गो। अब आ गया तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मजा आएगा। रेडी है सर? कॉलम ए डिस्क्राइब्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। कॉलम बी कहता है बताओ कौन सा टर्म एप्रोप्रिएट है। ऑडिट ऑफ द बोरोअर क्लाइंट कैरीड आउट एट द बैंक्स रिक्वेस्ट टू वेरीफाई द करंट एसेट्स। सर ये कौन सा ऑडिट होता है? ये कौन सा ऑडिट होता है जिसमें आप बोरोअर के करंट एसेट्स को चेक करते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑडिट। इसी को हम कहीं ना कहीं स्टॉक ऑडिट का नाम देते हैं। ओ, तो ये नाम लिखते हैं तुमको, ये नाम लिखने से बड़ा मजा आएगा। लिमिट अप टू विच एन एंटिटी कैन विड्रॉ फ्रॉम द सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट। तो मुझे बताओ तुम कितना विड्रॉ कर सकते हो? सर उसको तो ड्रॉइंग पावर बोलते हैं, उसी को तो हम ड्रॉइंग पावर बोलते हैं जो वर्किंग कैपिटल के लिए लिमिट मिलती है। हाँ सर। स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द क्रेडिटर टू एडजस्ट द डेबिट बैलेंस अगेंस्ट द क्रेडिट बैलेंस, इसको क्या बोलते थे सर? वो याद है हिप्पो, क्या पूछा था? लस्सी पी के हिप्पो जैसे मोटे हो गए। हाँ, तो ये लस्सी में से ऐसी क्या था? वेरी गुड नव्या, वेरी गुड विशाल। सर सेट ऑफ की बात हो रही है, सेट ऑफ की बात हो रही है। एंड लास्ट में कहता है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इन अ बैंक ब्रांच बाय मेयर डिलीवरी ऑफ द टाइटल डीड। आपने सिर्फ वहां पे टाइटल डीड डिलीवर करी है और आपने कुछ नहीं किया, और आपने कुछ नहीं किया। तो बताओ ये किस में आएगा? लस्सी पी के मोटे हो गए, हाँ, ये किस में आता है? इक्विटेबल मॉर्गेज। ये सर कई बच्चे कह रहे हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। टाइटल डीड किसकी देते हो तुम? सर टाइटल डीड हम देते थे प्रॉपर्टीज की। यस, टाइटल डीड हम किसकी देते थे? सर टाइटल डीड हम देते थे प्रॉपर्टीज की, और मोटी मोटी प्रॉपर्टी की देते थे। अब उसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे सर। एक तो होता था इक्विटेबल मॉर्गेज एंड दूसरा एक और रहता था रजिस्टर्ड मॉर्गेज, राइट? तो ये कहता है जब आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया, जब आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया, सिर्फ टाइटल डीड डिलीवर करी है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, ध्रुव कह रहा है मैं कंफ्यूज हो गया। ध्रुव पता है क्यों कंफ्यूज हुए? हाँ सर बताओ ना। बैंक ऑडिट रिवाइज नहीं किया होगा, ठीक है, सीधा पहुंच गए तुम एग्जाम देने। बैंक ऑडिट रिवाइज बिना करे तुम पहुंचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो तभी उसको प्रॉपर्ली गो थ्रू करके जाना जरूरी है कि ठीक है, सिर्फ मॉर्गेज लिखे तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, एग्जामिनर का मूड के हिसाब से हो जाएगा, फिर तो तुम चांस मत दो, यू शुड बी करेक्ट। ठीक है सर, अब आया मेरा फेवरेट क्वेश्चन। कहां था ये क्वेश्चन? obtaining the understanding of entity, it is a continuous dynamic process of gathering, updating, analyzing the information through audit। किसको समझना कंटिन्यूअस प्रोसेस है? वेरी गुड नव्या, ओ हो, क्या बढ़िया बढ़िया जवाब। सर रोमा की सांस आ गई, रोमा की सांस, रोमा की सांस, रो 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 रोमा की सांस। ये रोमा की सांस कहाँ थी? आ गई। रोमा की सांस का क्या मतलब है सर? रोमा की सांस का मतलब है रोमम
materiality, sufficient and appropriate evidence, analytical procedures, appropriateness of accounting policy and sufficiency and appropriateness of evidence. दिल पे हाथ रख के बोलना, पूरा ऑडिट कंप्लीट करने के बाद बिना रोमा की सांस के तुमको ये पॉइंट्स याद आ सकते हैं क्या? बिना लर्न विद फन के तुमको ये पॉइंट्स याद आ सकते हैं? जल्दी से बताओ। हमको भी सर चैन की सांस आई थी ये क्वेश्चन करते वक्त। क्या बात है, बता दो भाई। बिना लर्न विद फन के किसी की बस की नहीं है कि रोमा की सांस याद आ जाए, ठीक है? यही तरीका है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, असंभव। ठीक है, वेरी वेरी गुड, क्या बात है सर, धूम मचा दी सबने। तो यही पॉइंट था जो आपको कहीं ना कहीं लिख के चलना था। एंड फ्री के 4 नंबर आपके इकट्ठे हो जाते हैं। अगला कहता है सर यू आर द ऑडिटर ऑफ डिफरेंट कोर्सेज। ये कहता है आप कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे फीस वगैरह को, एंड एक्सप्लेन 2 अदर पॉइंट्स ऑफ द फीस। तो भाई सिंपल सी बात है, ये कहता है हुआ क्या है, यू नोटिस्ड कि डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं एंड कंसेशन दी गई है। तो जब भी कंसेशन दी जाती है तो उसके लिए ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इसको ऑथोराइज करके चलेगा। ठीक है, बाकी 2 पॉइंट्स भी आपको फीस के बताने, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। प्लस जो मैंने आपको वो दिया ना मस्ट डू टॉपिक्स वाली लिस्ट, उस मस्ट डू टॉपिक्स वाली लिस्ट में जिस फ्लो में मैंने आपको बताया है उसी फ्लो में आपने करना है। अब इसको बाकी तरीके क्या होते हैं फीस के, सर स्कूल में जाओ ना, जैसे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन आता है स्कूल में पहुंच जाया करो। तो स्कूल में सर क्या होगा, उनके पास एक रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट होगा, उसको क्लास रजिस्टर से मैच कर लो। कुछ बच्चे एडवांस में फीस देते हैं, उस एडवांस फीस को चेक कर लो। कुछ बच्चे टाइम पे फीस देते ही नहीं है, तो वो जो आउटस्टैंडिंग फीस है उसको चेक कर लो। हॉस्टल ड्यूज वाली बातें चेक कर लो। यही फीस वाली बातें आपने अच्छे से कवर करनी थी। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद आता है डी पॉइंट, auditor shall agree the terms of audit engagement with the management and TCWG. The agreed terms of engagement shall be recorded in an engagement letter. Who gives the engagement letter and what is included in this letter? Again a direct question, बहुत easy question है। कौन किसको लेटर देता है? ऑडिटर मैनेजमेंट को देता है। इसमें क्या आता है सर, ऑडिट क्या है, एक सर्विस है, तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, वर और वधु की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑडिटर और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआरएफ से कनेक्ट करी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है सर। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। सारे बच्चे चेहरे पे ले आओ मुस्कान, सारे बच्चे चेहरे पे ले आओ मुस्कान, फटाफट रेडी हो जाओ। गेट सेट रेडी, ऑल सेट, यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इस क्वेश्चन को देख के भी मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई थी। Auditor of Sunshine Limited is of the view that due to greater management intervention, to specify the accounting treatment, risk of material misstatement is more. Is the view of the auditor correct? कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही है। Specify the other matters. मैं बोलूं इससे पहले तुम सबने बोल दिया, शुभम, निशांत, ध्रुव, विशाल, मामा की कॉम्प्लेक्स नेचर। तो पहला माँ आ गया मैनेजमेंट, दूसरा था मैनुअल इंटरवेंशन। कॉम्प्लेक्स नेचर का क्या मतलब था सर? कॉम्प्लेक्स नेचर का मतलब है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है। एंड नेचर क्या था, मतलब नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सच दैट कि कहीं ना कहीं उसमें मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। तो यही आपने बस मामा की कॉम्प्लेक्स नेचर ध्यान रखने थे। मैनेजमेंट इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, एंड नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन ऐसी है दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू पुट इन सम इंटरनल कंट्रोल। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो यहां लिखा हुआ एमटीपी नवंबर 23। हाँ, एमटीपी नवंबर 23 में भी ये क्वेश्चन आया था, एमटीपी में 24 में भी आया है। तो वेरी लाइकली दैट दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो प्लीज मेक श्योर ये जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें ना 3-4 पॉइंट्स वाली, इनको यू आर डूइंग प्रॉपरली, एकदम अच्छे से पेशेंटली। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ बी पॉइंट। सर ये बी पॉइंट किसकी बात करता है? ये कहता है जब आपने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स देखे और आपको कुछ डेफिशिएंसीज मिली, तो आपने क्या किया, तो आपने इन डेफिशिएंसीज को क्या किया, मैनेजमेंट को बता दिया इन अ वन लाइनर। वन लाइनर में क्या लिख दिया, इंस्ट्रक्शंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल आर नॉट प्रॉपरली फॉलोड। ये क्या है सर, इज द अबव प्रॉपर? द आंसर इज नो। ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, आईसीआई ने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में डाला है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में भी डाल रखा है। द आंसर इज यस। तो आपने इसमें क्या करना होता था सर, जब भी आप डेफिशिएंसी बताते हो तो आपको डिस्क्राइब करनी पड़ती है, ठीक है, प्लस उसका पोटेंशियल इफेक्ट बताना पड़ता है कि ताकि एंटिटी आपको हल्के में ना ले ले, ताकि एंटिटी आपको हल्के में ना ले ले। तो आप बताओ
कि जब आपके सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, जब आपकी सेल्स ऑथोराइज नहीं है, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, फ्रॉड्स हो सकते हैं. दिस इज समथिंग यू नीड टू कम्युनिकेट एज अ ऑडिटर. तो अगर आप इसके आंसर को देखोगे, आईसीआई ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है. सबसे पहले तो आई फील सो, सबसे पहले ये कहता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बताते वक्त आप सिर्फ डेफिशिएंसी नहीं बताओगे, उसका इफेक्ट भी बताओगे और इतनी इंफॉर्मेशन दो कि उनको कंटेक्स्ट समझ आए. ये जो कम्युनिकेशन है, दिस इज नॉट प्रॉपर. फिर आपने जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है और जो आपके पॉइंट्स हैं, इनको रिलेट करके बस इतना सा बोलना है. सर क्या? You should explain that such deficiency can lead to misstatement of revenue and trade receivables impacting the profits of the company. और फिर आप बताओ कि इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोल्स की, सो दैट वो लोग कंट्रोल्स वगैरह को ठीक से आगे चले. सो लिटिल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगेन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. अब सर आता है क्वेश्चन इसके साथ एकदम सीधा सीधा वाला. कहते हैं प्रिंसिपल्स बताओ प्रोप्राइटी ऑडिट के. तो प्रोप्राइटी ऑडिट में किसकी फील आती है सर? पैसे की. अगर आपने किसी से पैसा लिया तो उससे किसका भला होना चाहिए? पब्लिक का भला होना चाहिए. तो प्रोप्राइटी ऑडिट में क्या प्रिंसिपल्स थे सर? इससे किसका भला ना हो? जो बंदा एक्सपेंडिचर सैंक्शन कर रहा है उसका ना हो, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का भला ना हो, ओवरऑल पब्लिक का भला होना चाहिए. प्लस जब भी आप खर्चा करोगे उसी विजिलेंस के साथ करोगे जैसे कोई पर्सन करता है, जैसे उसका खुद का पैसा है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, वही 3 से 4 बातें आपने इसमें लिखनी है, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था. अब आता है सर क्वेश्चन नंबर डी, ऑडिटर. अगेन द क्वेश्चन दैट आई फील आईसीएआई ने पूछ के प्रूव कर दिया कि भाई तुमको स्ट्रेटेजी वाले एग्जाम्पल्स पढ़ने ही पड़ेंगे. ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स द मैटर्स दैट आर सिग्निफिकेंट. पिया पिया ओ पिया पिया. Preliminary identification of material class of transaction, account balance and disclosure helps in establishing the overall strategy. More energy towards the significant matters. Give 3 examples to explain the above situation. दोस्तों मुझे एक बात बता दो, क्या ये वही क्वेश्चन नहीं था जिसमें मैंने बोला था आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं? आपको यहां पे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज वगैरह वाली बात की थी. तो ये 3 एग्जांपल्स कौन से हैं? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. और कब आपके एफर्ट्स बढ़ते हैं? और कब आपके एफर्ट्स बढ़ते हैं सर? जब चेंजेस हो जाते हैं, जब कहीं ना कहीं चेंजेस हो जाते हैं. मैंने कहा चेंजेस किस में? कभी लॉ रेगुलेशन में चेंज हो रहे हैं, कभी आपके एफआरएफ वगैरह में चेंज हो रहे हैं. याद है जुगाड़ वाला? वेरी गुड विशाल, वेरी गुड विशाल, जुगाड़ वाला आंसर है. क्या बात है भाई, क्या बढ़िया रिवीजन करके आए हो तुम लोग. ये रहा चैप्टर नंबर 2. सबसे पहले सर क्या था? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, एफआरएफ की चेंजेस हो गए एंड बाकी कोई डेवलपमेंट इन द लीगल रिक्वायरमेंट. तो जब भी चेंजेस होते हैं आपका मेहनत बढ़ जाती है. ठीक है, कहीं ना कहीं मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो ये मोर एनर्जी से हमने इन चेंजेस को लिंक किया था, मोर एनर्जी से ही इन चेंजेस को लिंक किया था. तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 3-3 4-4 बातें बोली है ना याद करने के लिए, प्लीज इनको अच्छे से करके जाना. ठीक है बॉस? ठीक है सर. अब आ जाओ ई पॉइंट पे. ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, मतलब इससे अच्छा लाइक अ चेरी ऑन द केक. सीए रवि पटनायक इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी फॉर विच रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड अंडर कारो 2020. खुद ही बोल दिया रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है. ही फाइंड्स की जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी है 4 करोड़ की, इसमें से 1 करोड़ रुपए हैव बीन यूज्ड बाय द कंपनी फॉर इंस्टॉलिंग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट. ये 4 करोड़ इसने लिए किसके लिए थे सर? ये वर्किंग कैपिटल के लिए थे. और उसमें से 1 करोड़ किसके लिए कर रहे हैं? प्लांट के लिए कर रहा है. तो क्या मैं बोल दूं शॉर्ट टर्म फंड्स आर अप्लाइड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस? शॉर्ट टर्म फंड्स आर अप्लाइड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस. आंसर इज यस. तो क्या कोई रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है क्या? हाँ सर. कौन सा क्लॉज आएगा बता दो. प्रमित कहता है सर क्लॉज 9D. कहीं ना कहीं इसमें क्लॉज 9D आ जाएगा. एक बार मुझे सोचना पड़ेगा 9D कैसे आएगा. ए में हम बात करते थे कि कोई डिफॉल्ट हुआ है, बी में हम बोलते थे जो डिफॉल्ट करेगा वो विलफुल डिफॉल्टर. फिर उसमें मैं कहता था सी और डी में रीजन आते हैं कि आपने सही पर्पस के लिए यूज नहीं किया, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया. वेरी वेरी गुड. प्रमित के लिए भाई क्लैपिंग हो जाए. बिल्कुल सही बोला डी. मेरे दिमाग में भी नहीं आया. ठीक है, मैं भी अभी फ्लो के साथ चला तब जाके क्लिक हुआ कि हाँ ये डी आएगा. और ई और एफ वाले पॉइंट होते थे ऐसे जेवी वाले, ई और पॉइंट एफ वाले पॉइंट होते थे ऐसे जेवी वाले. तो क्लॉज 9 सब क्लॉज डी. कितने बच्चों को फील आई ये क्वेश्चन करके कि सर जो हमने क्लास में दिमाग खराब किया था कारों को ऐसे एकदम डिटेल में एकदम डिटेल में जाके, प्लीज टेल मी डू यू फील इट वॉज वर्थ इट और नॉट? क्या अब इसकी वर्थ इट पता चल रही है तुमको? तो क्या लगता होगा ना ये ऐसे ही कराए जा रहे हैं, इनको बड़ा मजा आ रहा है.
ऑसम सर। तो पूरा का पूरा एमटीपी कंप्लीट हो गया सर। इससे हमने आज क्या सीखा? इससे आज हमने क्या सीखा ये बताओ मुझे, सारे के सारे बच्चे एक बात बताओ, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम सॉल्विंग दिस एमटीपी? थोड़े से पॉइंटर्स ले जाते अपने घर ताकि लगे ना कि कुछ सीख के गए। पहली चीज, MCQs आर वेरी वेरी इजी एंड मैनेजेबल, बस आपने खुले दिमाग से जाना है, पहली चीज। और MCQ में अगर आपने अच्छा स्कोर बना लिया, आपकी एग्जामिशन पक्की है, मेरे से अभी लिखवा लो, ठीक है। दूसरी चीज, नोट्स पे कोई कमी मत छोड़ो, नोट्स में कोई कमी मत छोड़ो। ये जो आपको मैंने 200 पेज के नोट्स दिए ना, ये रामबाण है, इसको आपने कोई कमी नहीं छोड़नी, एकदम प्यारे मजेदार नोट्स हैं, इनमें कोई भी आप कमी नहीं छोड़ के जाओगे। प्लस जो मैंने आपको मस्ट डू टॉपिक्स वाली वीडियो दी है, उसी प्रायोरिटी में आपने चीजों को कवर करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप उसमें 80 to 85% चीजों को तमीज से कर लेते हो, आपकी एग्जामिशन कहीं नहीं जा रही, आपकी पक्का पक्का एग्जामिशन आ जाएगी। एंड लास्ट में सर, क्वेश्चन 1 को देख के घबराना नहीं है। अगर आपने फर्स्ट से लेके 6 तक देखा हो तो क्वेश्चन 1 ही सबसे खराब था, और बीच में से आप कोई क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, मतलब ऑप्शन थे आपके पास सेकंड से लेके 6 क्वेश्चन तक कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ दो। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको लगता है यार 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आते, तो आप उसको छोड़ सकते हो और बाकी क्वेश्चंस को करो। ICNA फैसिलिटी तो दे रखी है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, जस्ट गो इन अ कूल एंड काम मैनर। मेरी आज पूरी यही कोशिश थी, जब मैं एमटीपी डिस्कस करूं, मैं एज अ फैकल्टी तो बिल्कुल ना करूं, मैं एज अ सीनियर करूं कि कैसे आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हो। माय पर्पस वाज नॉट कि यार नहीं नहीं यार ये देखो यहां से हमने कवर कर ना, पर्पस इज कि आपने बस एकदम सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से चलना है, एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। सारे बच्चे मुझे अभी कमिटमेंट करेंगे, सर क्या हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वी विल गिव आवर बेस्ट टू स्कोर द बेस्ट ऑफ द मार्क्स इन द एग्जाम। प्लीज मेक दिस कमिटमेंट राइट नाउ, जल्दी से। आ जाओ। वेरी गुड कशिश, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड आई एम श्योर यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। खुशी खुशी पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। ऑल द बेस्ट।